भावना ऐसी है कि जून के सेकंड वीक में एग्जाम होगा। हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। इस बार का एग्जाम दें या ना दें, ये प्रश्न सबके मन में होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो मेरा इस पे विचार है कि एग्जाम देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि हमें अपनी एवल्यूशन करनी है। कितने परसेंटेज जो पेपर का है वो हमारा स्टडी किया हुआ आया है। एक प्रश्न ये बनता है कि हम पेपर जब देने गए तो हमें ये पता लगेगा कि हम कितने % स्टडी किया हुआ मटेरियल आया है। दूसरा, कितने % हमने जो सुना था, जैसे कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप में सुना था, उस हिसाब से पेपर में प्रेजेंट हुआ। और कितना % इसका था कि ना सुना था ना मैंने पढ़ा था। ये इसलिए आपको इस बार एग्जाम देनी ही चाहिए। हमारा ये, कितने लोग चाहते हैं कि एग्जाम एक ही बार में क्वालिफाई हो जाए, और कितने लोग चाहते हैं कि जितनी वैल्यू इस एग्जाम की है उतना ही हमें ज्ञान भी होना चाहिए। वैल्यू से तो ये समझ में आता है कि आज देखिए हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल्स जिन्होंने PhD भी कर ली है, वो भी इस तैयारी में लगे हैं, क्योंकि इसका एक अपना महत्व है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। क्योंकि इसका प्रभाव, इफेक्ट व्यक्ति के मन मस्तिष्क पे पड़ता है, इसलिए इस एग्जाम का जो उद्देश्य है और जो वैल्यू है वो ऐसी होती है जो व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्ति के पर्सनालिटी में एक अलग प्रकार का इफेक्ट डालती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यदि आपके शहर में ये पता लग जाए कि 10 हाथी आपके शहर में आ गए हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपको ये लगेगा अरे हाथी आ गए, कुछ लोग देखने को दौड़ेंगे, कुछ लोग उसको प्रिवेंटिव रूप में लेंगे कि चलो इससे बचना है तो थोड़ा सा दरवाजे बंद कर लें और अपना ध्यान रखें। यदि यही बात अगर पता चले कि 10 शेर आपके शहर में एंट्री कर गए हैं, तो रिएक्शन क्या होगा? तो सिचुएशन पे रिएक्शन चेंज होते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू आपके रिएक्शन पे, आपके बॉडी लैंग्वेज पे पड़ती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा तो नेट हो जाए, मुझे क्या लेना देना, बस हो जाए कैसे भी करके। क्योंकि सारे लोग किस्मत वाले नहीं होते हैं, इसलिए कुछ लोगों को आपने देखा होगा, ना पढ़ा है, ना ज़्यादा लिखा है, ना सिंसियर रहे, तब भी नेट हो जाता है। क्योंकि हमने इस पे बहुत सारा दृष्टिकोण डालते हुए कुछ बिंदु आपके सामने रखे हैं, मैं उन पे बात करता हूं। क्योंकि हमारा भी टारगेट यही था। कौन कौन सी बिंदु है? पहला जो हमारा पॉइंट है वो है आइडेंटिफाई द मिशन। मिशन अगर हमें पता नहीं होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हो सकता है उतना हमारा प्रयास ना हो। दूसरा पॉइंट इसमें जो हमारा है वो है मेक ए स्ट्रेटजी टू अचीव योर गोल। हमें किस प्रकार की प्लानिंग करनी है जो हमारा गोल है, जो हमारा टारगेट है, वो पूरा हो सके। इसी की चर्चा हम यहाँ करेंगे। हमारा तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हैव ए इंडस्ट्रियल एटीट्यूड। आपके अंदर अगर इंडस्ट्री जैसा एटीट्यूड नहीं है या बर्निंग डिजायर नहीं है, तो आप मार्केट में नहीं रह सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है ऑलवेज बिलीव इन गॉड और योरसेल्फ। या तो भगवान करेगा या आप करेंगे। दूसरा, ना मैं करने आऊँगा ना कोई आपका दूसरा व्यक्ति आपका काम करने आएगा, करना आपको ही है। पांचवा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे इस टॉपिक का बहुत ही सेंसिटिव इफेक्टिव पॉइंट है। 80% प्लानिंग, 20% इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज अचीव द योर गोल।
ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है कि हम बता नहीं सकते। शुरू करते हैं स्ट्रेटजी। हमने बात की आइडेंटिफाई द मिशन। तो सबसे पहले हम किसी भी एग्जाम का सिलेबस का प्रिंट लेके अपने पास रखें, क्योंकि जब तक हमारे पास सामने टारगेट नहीं होगा हम उसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट हमारा है सिलेबस पूरा कैसे कवर हो, इस पर हमको बात करनी है, उस पर ही काम करना है, हमारा प्लान उसी पे डिपेंड करेगा। डिसिप्लिन से आगे बढ़ना है, टाइम टेबल बनाना है, पढ़ना शुरू करना है। अगर किसी ने सब कुछ कर लिया, पढ़ना शुरू कर दिया, सब कुछ कर लिया, करने के बाद बहुत तेज़ी से लगा कि मुझे सब कुछ करना है करना है करना है, और करने के बाद एक सप्ताह अगर ऐसा चला, इसके बाद फिर बंद कर दिया, अरे बहुत हो गई अब नहीं बस हो गया, तो ऐसा नहीं चलेगा। मेहनत से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्ट्रेटजी और गाइडेंस। किस गति से, किस परसेंटेज से तैयारी करनी है, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें टारगेट अपना अचीव करना है। इसके लिए हमारे कुछ अपने पॉइंट हैं। टारगेट अचीव करने के लिए हमें क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा इसका अगला पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट या मेंटरशिप, परामर्शदाता या मार्गदर्शक हमारे पास एक होना चाहिए, जो हमें ये बता सके, ये दिखा सके कि आपकी तैयारी और आपका सिलेबस कितना कवर हो सका है। इसके लिए हमने कुछ पॉइंट भी नोट किए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि जो हमारी तैयारी को देखेंगे प्रगति, उनका कुछ पैरामीटर होगा। तो पहला पॉइंट है स्पीड। हम किस स्पीड से तैयारी करें कि हमारा जो सिलेबस है और जो हमारा गोल है वो इस रेशियो से चलें कि हमारे दोनों कवर हो। इसके लिए हमें मेंटरशिप भी चाहिए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी चाहिए, और हमारे गाइडेंस भी चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें है टारगेट स्कोर। टारगेट स्कोर ऐसा स्कोर है जो हमें कामयाबी दिलाता है। इस स्कोर को अचीव करने में ही सारी हम जद्दोजहद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ क्वेश्चन। एक निश्चित समय में, टाइम में, हम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारा पेपर छूट गया था, हमने ये नहीं कर पाया, हमने वो नहीं कर पाया। तो निश्चित समय में हम टारगेट पूरा करें, इसके लिए आपको एक समय बाउंडेशन चाहिए। कैसे कैसे कर पाएंगे इसके लिए अगला पॉइंट जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमने पहले भी कहा था, हैव ए इंडस्ट्रियल एटीट्यूड। कोई भी इंडस्ट्री तब ग्रो करती है जब वो कस्टमर के साथ रिलेशन बढ़ाती है, कस्टमर फीडबैक देते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तभी वो कंपनी, जैसे एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, जो हमें साइंटिफिक फीडबैक देते हो, इस तरह हमारे भी एग्जामिनेशन के लिए भी साइंटिफिक फीडबैक हम अगर हमें मिल जाए तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। काम क्यों होगा? क्योंकि हम पढ़ते हैं, हमें नहीं पता चलता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो हमें कोई सिस्टम ऐसा मिल जाए जो हमारी एग्ज़ाम को, जो हमारी तैयारी को जज कर सके। आप कहाँ खड़े हैं कंपटीशन में, फीडबैक मिलने लगे तो सोचो हमारी तैयारी का क्या होगा। हम जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। इसको कैसे चेक करेंगे? तो मैं छोटे छोटे बिंदुओं पे आपको लेके चलता हूँ, जिन पे चर्चा कर रहा हूँ वो बहुत ही ध्यान रखने के लिए हैं। हम अपनी तैयारी को, बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर हमारे कोई अच्छा मिलता नहीं है, कोई हमें मार्गदर्शन नहीं मिलता, कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं मिलता है। तो मैंने पहली लाइन ये कही थी, या तो भगवान आपका भला करेगा या आप खुद अपना भला कर पाएंगे। तो इसके लिए आप पुराने पेपर उठाइए और उनको सॉल्व करना शुरू करिए। आप मैनेजमेंट ने आपने पढ़ा, मैनेजमेंट पढ़ाई करने के बाद, स्टडी करने के बाद आप मैनेजमेंट का पेपर उठाइए और मैनेजमेंट के जितने क्वेश्चन हैं उसमें आप सॉल्व कीजिए। सेल्फ भी मिल जाएगा आपका, और ये भी मिल जाएगा कि आप इस एग्ज़ाम में क्या कर पाएंगे।
सारा पेपर एक दिन में सॉल्व मत करिएगा। किसी पेपर में अगर 50 पेज हैं तो आप 4-5 पेज पे टारगेट करिएगा, क्योंकि पूरा पेपर सॉल्व करना एकदम इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता है। कुछ ऑप्शनों से आप बचें, जैसे अरे आज तो बहुत हो गया, आज नहीं कल पढ़ेंगे। कल क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमें इसका इम्पोर्टेंस नहीं पता है। कल काम क्यों करना है हमें पता ही नहीं, हमने तो केवल कह दिया कल करेंगे, लेकिन कल क्यों करना है और आज ही क्यों नहीं करना है। जब ये इस तरह का एटीट्यूड आप बनाएंगे तो आप इस एग्जाम को, क्या किसी भी एग्जाम को बहुत आसानी से हासिल कर लेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ एक सजेशन दूंगा, आप कुछ मत करिए। आपने तैयारी की, पढ़ाई की, ऑफिस गए, सब कुछ किया, स्टडी किया, आप छोटा सा एक डेली का एक छोटा सा काम करेंगे, नियमित रूप से डायरी लिखने का काम करें। उससे क्या होती है, आपकी जो मेमोरी है स्टिमुलेट होती है, आप रिकॉल करते हैं आप अपनी मेमोरी को, पूरे दिन हमने क्या क्या किया है, और ये आपको स्टडी में बहुत हेल्प करेगी। आपने कुछ चीज़ें देखी होंगी, कुछ चीज़ें सुनी होंगी, उसमें ये आपके लिए रामबाण का काम करेगी। अगर आपने डायरी लिखना शुरू कर दी, आप पूरे दिन अपने जब शाम को लिखने बैठोगे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा पेज, 2 पेज, 2 लाइनें, 4 लाइनें लिखोगे ना, तो आप चीज़ें सारी रिकॉल करोगे और ये आपके स्टडी में बहुत हेल्प करेंगी। इसका आपको इतना फायदा होगा कि आपको भी कल्पना नहीं होगी। देखिए, मैं वही फिर बोला, श्रेष्ठ बनो, तो श्रेष्ठ बनने का मंत्र भी आपको पता होना चाहिए। और श्रेष्ठ बने रहने के लिए मंत्र क्या है? फीडबैक। कंपनी जब फीडबैक मिलता है तो कस्टमर केयर से मिलता है, कस्टमर केयर फीडबैक देते हैं तो कंपनी सुधार करती है। इसी तरह से आपको अपना सुधार भी करना है। बैंक का फीडबैक कैसे मिलता है? जब आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, इसके बाद उसको जब लॉग आउट करते हैं तो लास्ट में रेटिंग आते हैं, स्टार आते हैं कि आप इसमें फीडबैक दीजिएगा, कितने आपको कितना ईजी था, यूज टू हैंडी था। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप रिव्यू देते हैं, कस्टमर फीडबैक मिलता है, इससे आपका फीडबैक बना रहता है। आप एम्प्लॉई हैं तो आप ACR भरते होंगे अपनी, उससे आपका फीडबैक मिलता है। और आप अगर कॉम्पिटिटिव हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपका पेपर फीडबैक देगा। फिर ये नहीं कह सकते कि पेपर खराब आया था, ये बहाना नहीं बना सकते इस प्रकार का। अब तैयारी करें तो करें कैसे? मैं उस 4th पॉइंट पे फिर आता हूँ, ऑलवेज बिलीव ऑन गॉड ऑन योर सेल्फ। मैं फिर कहूँगा कि करना आप ही को है, कोई दूसरा करने वाला नहीं आएगा, तो फिर दूसरे का इंतज़ार क्यों? अब आता है कि हम पढ़ें तो क्या पढ़ें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो मेरा इस पे एक सुझाव है बहुत सीधा सा, कि ये आप समय के अकॉर्डिंग तय करें कि आपके पास कितना समय है, उस हिसाब से ये तय कर लें कि आपके पास डिटेल पढ़ने का, अगर किसी एग्ज़ाम का अगर आपके पास 6 महीने हैं तो 6 महीने से तैयारी करें, 3 महीने हैं तो 3 महीने से तैयारी करें। इस तरह से अपना डिवाइड करें। कैसे तैयारी करें? एक क्वेश्चन बनता है, तो मैंने कहा ओल्ड क्वेश्चन पेपर 10 साल के उठाइए, उनको आप देखिए, किसी भी पेपर को उठाइए और पेपर उठाने के बाद देखिएगा कि आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। आपने देखा, पेपर उठाया, तैयारी कर रहे थे, आपने पेपर उठाया, देखा, तो आपने देखा कि उसमें तो 70% ऐसा लगा पता नहीं कहाँ से आ गया, 30% आपको ऐसा लगा कि हाँ कुछ तो पढ़ा था मैंने, 70% जो आया वो कहाँ से आया आपको भी नहीं पता। मैं बताता हूँ, 70% में लगभग 50% IT के आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आता है, कंप्यूटर संबंधित आता है, जिसे हमने कभी भी उतनी गंभीरता से, उतनी इंटेंशनली नहीं पढ़ा, चाहे हमने बीलिप की हो, एमलिप किया हो, चाहे कोई भी स्टडी की हो, हमने उतनी उसको तवज्जो नहीं दी। क्यों नहीं दी? कि मैंने कई बार देखा है कि जब किसी से पूछा जाता है, कंट्रोल ALT के साथ अगर डिलीट दबाएंगे तो क्या एक्शन आएगा, तब आप
इधर उधर ताक झांक करते हैं। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत काम की हैं हमारी। 70% का हमने जो एनालिसिस किया है वो हम पेपर भी आपको बाद में दिखाएंगे कि 70% में आईटी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आता है। आजकल आईटी और रिसर्च को अलग कर पाना बहुत मुश्किल है। जो 50% बचता है वो सब्जेक्ट में हो रहे इनोवेशंस, रिसर्च डेवलपमेंट, इससे इससे आता है। और इसको ही आपको सही से देखने की ज़रूरत है, जो आपको एक बहुत बड़ा गाइडेंस प्रदान करेगा। हमारी प्लानिंग हो गई, हमें क्या करना है, हमने सिलेबस भी ले लिया, स्ट्रेटेजी बना ली, टाइम टेबल बना लिया, शेड्यूल बना लिया, लेकिन फिर भी लगा कुछ रह गया। और वो रह गया क्या था, जो हमने एक पॉइंट आपको बताया था कि हमने प्लानिंग किस हिसाब से करनी है। 80% प्लानिंग, 20% इम्प्लीमेंटेशन, अचीव द गोल। तो इसमें एक बहुत फेमस है पेरेटो प्रिंसिपल्स, शायद आप सबने सुने होंगे। इस प्रिंसिपल में ये कहा जाता है, ये 80-20 का रेशियो होता है हमेशा, 80 टाइम्स और 20 टाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंस है कि हम जो कर रहे हैं, अगर हमें 80% रिजल्ट चाहिए तो 20% उसको हमें इम्प्लीमेंटेशन या एक्शन लेना ही पड़ेगा। मैं छोटे से कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। देखिए, 20% एफर्ट 80% रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं, ये पेरेटो का प्रिंसिपल्स कहता है। मैं कुछ और आंकड़े देता हूँ आपको। 80% रिजल्ट 20% एक्शन लेने से आते हैं। 80% एक्सीडेंट 20% ड्राइवर करते हैं। 80% ट्रैफिक 20% रोड पर होता है। 80% रेन 20% क्लाउड करते हैं। 80% इनोवेशंस 20% साइंटिस्ट सफल, उसमें 20% साइंटिस्ट करते हैं जो सफल होते हैं। 80% बुक्स उन ऑथर की बिकती है, 80% बुक उन ऑथर बिकती हैं जो अटेंशन लेते हैं सिर्फ कितना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग। वो 20% ऑथर होते हैं जो सफल होते हैं, जिनकी 80% बिकती है। क्योंकि ये पॉइंट आपको इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि आपका इससे बहुत बड़ा रिलेशन है। और एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को पता होगा कि दुनिया की जितनी सारी करेंसी है वो केवल 20% लोगों के साथ में है। दुनिया का जितना सारा एल्कोहल पिया जाता है वो केवल 20% लोग पी जाते हैं। ये बहुत बड़ा 80-20 का फॉर्मूला है जो दिया था पेरेटो जी ने। हमने तैयारी कर ली, बता दिया। अब शॉर्ट नोट पे बारी आती है कि हम शॉर्ट नोट क्या करें, हमें शॉर्ट नोट किस पे बनाने हैं। मैं पहले ही कहता हूँ, हमारा सारा बेस है वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। किसी और तरफ मत जाएं, केवल ओल्ड क्वेश्चन पेपर की तरफ जाएं। उससे आप कीवर्ड उठाएं। मैं कहता हूँ जब भी आपको समय मिले आप पुराने पेपर से कीवर्ड उठाएं या फिर ऑनलाइन सर्च करें। इन कीवर्ड को सर्च करने पे आपको इनके रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड मिल जाएंगे। और अपनी सफलता में केवल आप एक काम करें, मेरे कहने से केवल आप 1000 वर्ड उठा के उनके बारे में लिख दें। मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आप नोट कर लेना कीवर्ड कैसे उठाने हैं। देखिए, मैंने कीवर्ड कुछ लिए हैं यहाँ पे। पहला ये मैंने लिया है प्लेजियम, एक साहित्यिक चोरी वर्ड है ये। प्लेजियम एक एक्ट ऑफ फ्रॉड, दूसरे की कॉपी पेस्ट करके थीसिस बना दी या पेपर बना दिया, बुक लिख दी, इस तरह से रिलेटेड है। इसको जब चेक करते हैं तो उस पर परसेंटेज सिमिलरिटी का पता चलता है और वो पता चलता है कि आपने कहाँ से कॉपी किया। आजकल ऐसे इस तरह के टूल्स आ गए हैं। इस पर और बड़ा डिस्कशन करेंगे आगे। पहले हम पॉइंट जल्दी ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट है पैराफ्रेजिंग। वर्ड सुना होगा आपने। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है रीपैकेजिंग। किसी की रीपैकेजिंग। जैसे आज की डेट में हमारी लाइब्रेरी में कोई बंदा आया, किसी को एम्स पहले चाहिए, किसी को उसका मिशन पहले देखना है, किसी को उसका गोल पहले देखना है कि उसने क्या करना है।
तो इस तरह से उसको रीपैकेजिंग करते हैं, इसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। ये बहुत आज की डेट में फेमस शब्द है। ग्रामरली राइटिंग टूल्स है, फटाफट ले लेते हैं क्योंकि टाइम भी। इजी प्रॉक्सी आपने नाम सुना होगा, एक वेब प्रॉक्सी सर्वर है जिससे हम किसी भी लाइब्रेरी को मोबाइल पर या इंटरनेट पे रिमोट एक्सेस देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है निम्बस, ये भी इसी का एक पार्ट है, ये भी इसी का एक सॉफ्टवेयर है निम्बस। इसका बहुत फेमस टैगलाइन है योर लाइब्रेरी एनीवेयर एनी टाइम। इस तरह के वर्ड भी आते हैं एग्जाम में कि आपको कोटेशन दे दिया है और पता पूछ देते कि किसका टैगलाइन है। ग्रीन क्लास, दिस इज ए मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड बाय द OCLC। नया वर्ड लगा होगा, कैपरा, पुट योर लाइब्रेरी इन योर हैंड। वाइज, वाइज इज ए डिजाइन्ड अराउंड द पीपल, ड्राइव बाय द डेटा एंड इंस्पायर्ड बाय योर कम्युनिटी। नया वर्ड होगा आपके लिए, किंड्रेड वर्क्स, ये डेमोन्स्ट्रेशन होता है जैसे स्टैटिक्स में होता है, इस तरह का एक कीवर्ड है। ये सारे कीवर्ड मैंने OCLC से उठाए हैं, मैं साथ साथ आपको बताते चले ये कीवर्ड कहाँ से लिए। तो अभी कुछ साइट ऐसी हैं जिनको आपको हमेशा विजिट करना है, उसमें एक साइट है OCLC। पॉइजन मॉडल, ये क्या है? ये मॉडल है जो बेस्ड होता है मॉडलिंग पर, कस्टमर कंटेंट पर। एपिसोडिक मॉडल, ये प्रेजेंटेशन से संबंधित है। ऑर्चिड, बहुत ही फेमस वर्ड है आज की डेट का, ओपन रिसर्चर एंड कंट्रीब्यूटर आइडेंटिफायर। इसके बारे में आप लिखें, मैंने कुछ याद दिया है आपको, केवल हिंट दे रहा हूँ कि किस पे आपको काम करना है बहुत लंबे समय तक, और 1000 वर्ड कैसे पूरे हो गए हैं। इंट्रेज, ग्लोबल क्वेरी क्रॉस डेटाबेस सिस्टम है, ये आपका नेस्डॉक के द्वारा दिया गया है, इस पर आप देख सकते हैं। NCBI के द्वारा डेवलप किया गया है। लाइब्रेरी थिंग्स, ये 2020 के पेपर से उठाया है, इसकी टैगलाइन है व्हाट्स ऑन योर बुक शेल्फ। फोर्स फील्ड थ्योरी, फुट लुइस ने दी थी, ये भी 20 से उठाया हुआ है। प्लस मॉडल इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ये भी मैंने 20 से उठाया हुआ है। विद्वान डेटाबेस, नाम सुना होगा लेकिन पेपर में किसी ने बताया होगा तो सुन लिया होगा, लेकिन ये बहुत अच्छा डेटाबेस है, इन्फिल्मनेट के द्वारा ये तैयार किया गया है। ये रिसर्चर डेटाबेस है, आपको अगर अपने यहाँ किसी को वाइवा बुलाना है, सब्जेक्ट एक्ट को बुलाना है, आप इसमें देखिएगा और उसको कॉल कर लीजिएगा। शोध शुद्धि, ये जो हमने पहला वर्ड लिया था प्लेजियम का, उससे रिलेटेड है। शोध में शुद्धिकरण कैसे लाएं, उससे रिलेटेड है। ये देखो, प्रोवाइड्स प्लेजियम डिटेक्शन सॉफ्टवेयर टू इंस्टीट्यूशंस, ये एक सॉफ्टवेयर देता है जिसका नाम है वकुंड, आगे चर्चा उसकी भी होगी। ये है रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी इन्फिल्मनेट से लिया हुआ वर्ड्स है। विद्यामित्रा इंटीग्रेटेड ई कंट्रोल पोर्टल है, ये भी इन्फिल्मनेट का दिया हुआ है। ई शोध सिंधु, ई शोध सिंधु का नाम आपने किसी एग्जाम में सुना होगा, इसके बारे में डिटेल से सब लिखे। इन जितने पॉइंट बता रहा हूँ उनको डिटेल से आपको देना है। ये 2015 दिसंबर में हुआ था। ये 3 एनालिस्ट को UGC इन्फो को मिला करके बनाया गया था। 3 इसमें जो कंसोर्टिया थे उनको मर्ज कर दिया गया था। इस पे भी आप अच्छे खासे आधा पेज लिख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ विशेष चीज़ें यहाँ बताने जा रहा हूँ जो आपने केवल सुनी होगी। रिसर्च सपोर्ट टूल्स, जब हम रिसर्च करते हैं, क्योंकि हमारा किसी भी इंस्टीट्यूट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है केवल रिसर्च से, कि आपने किस क्षेत्र में कितना इनोवेशन किया है, उस आधार पे हमारी
इंस्टीट्यूट रैंकिंग डिसाइड होती है। तो इसलिए हमारे संस्थान के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है कि हमारा रिसर्च कैसा है। क्योंकि हम आईआईटी में हैं, सिस्टम में है, तो हमें पता है कि आईआईटी की हर साल रैंकिंग डिसाइड होती है। अच्छा होता है तो हमें भी गर्व होता है, कभी आगे पीछे होते रहते हैं, कोई इनोवेशन ज़्यादा करता है वो आगे निकल जाता है, इसके भी अपने पैरामीटर होते हैं। दूसरा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटाबेस। तीसरा है टूल्स फॉर मैनेजिंग योर लिटरेचर। जब रिसर्च करते हैं तो आपको नहीं पता होती है कि हमने अपनी जो डेटा इकट्ठा होगा उसको कैसे मैनेज करें, उसके लिए भी टूल्स आजकल अवेलेबल हैं। टूल्स फॉर साइटेशन एंड रेफरेंस मैनेजमेंट। फिफ्थ है टूल्स फॉर टेक्निकल राइटिंग। और 6 नंबर है टूल्स फॉर अवॉइड प्लेगियम। क्योंकि प्लेगियम आपका कहीं ना कहीं इस पेपर में या किसी भी पेपर में 2 4 5 क्वेश्चन इससे ज़रूर आते हैं। अब यहाँ एक एक करके हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, और मैं बाद में से पूछूंगा भी कि अगर कोई रिसर्च स्कॉलर है तो इनके बारे में थोड़ा सा एलिबोरेट करें। लास्ट में कुछ हम टाइम देंगे। टूल्स फॉर लिटरेचर सर्चिंग। लिटरेचर, हम जिस फील्ड में रिसर्च करने जा रहे हैं उस फील्ड से संबंधित जानकारी जुटाना होता है कि हमने इस फील्ड में पहले क्या हो चुका है, अभी क्या चल रहा है और आगे क्या होगा। इससे संबंधित हमें अपनी जानकारी इकट्ठी करनी होती है टॉपिक से रिलेटेड। उससे मल्टी डिसिप्लिनरी डेटाबेस है, इसमें आपने नाम सुना होगा स्कोपस का, वेब ऑफ साइंस का, एकेडमिक्स सर्च कंप्लीट जिसको होस्ट है। बहुत अच्छा बहुत सारे डेटा, बहुत अच्छे डेटाबेसेस हैं ये। जर्नल्स और बुक्स से रिलेटेड हैं, प्रोसीडिंग्स इसमें सारी इंक्लूड होती हैं। मैं केवल यहाँ पर इसलिए बात कर रहा हूँ छोटे छोटे टॉपिकों को क्योंकि इससे आपको एक कीवर्ड मिले कि आपको उस पर किस पे काम करना है। मल्टी डिसिप्लिनरी डेटाबेस है हमारा इमराल्ड का, नाम सुना होगा। ये लाइब्रेरी साइंस का भी अच्छा डेटाबेस है। प्रोक्वेस्ट, इस पर थीसिस एंड डिजर्टेशन अवेलेबल होती हैं मल्टीपल सब्जेक्ट की। साइंस डायरेक्ट जो हमने बता दिया था कि उसमें ईस्ट और सिंधु में मर्ज हो गया, 17 के बाद ये वर्ड बंद कर दिया गया था। अगले पॉइंट है हमारे कंपेंडेक्स, इंजीनियरिंग विशेष के लिए है। इंस्पेक्ट बिब्लियोग्राफिक साइंटिफिक इंजीनियरिंग के लिए है। और पेपर कैम जो पेपर इंडस्ट्री है उसके लिए काम करता है। और साई फाइंडर है वो है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड रिएक्शंस के संबंधित डेटाबेस है। अगला सब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटा है मैथ साइनेट। मैथ साइनेट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सारे मैथ से रिलेटेड सारी चीज़ें इस पर जब मिल जाती हैं आपको। ये है साई आर्टिकल, साइकोलॉजिकल है, ये एपीए का है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन रिलेटेड डेटाबेस है। आर्टिकल मिल जाते हैं, कैटलॉग मिल जाते हैं। नेक्स्ट है इकोलिट, ये इकोनॉमिक्स रिलेटेड रिसर्च मिल जाती है, काफ़ी अच्छा डेटाबेस है ये भी। सोक इंडेक्स, ये सोशोलॉजी रिलेटेड डेटाबेस है। लीसा का नाम सुना होगा, ये लीसा नहीं है, ये लिस्टा है। ये लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखता है, जैसे लाइब्रेरीशिप है, क्लासिफिकेशन है, कैटलॉगिंग है, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल है, इंफॉर्मेशन मैनेजर से रिलेटेड है। 1960 से चला रहा है ये। इंडिया स्टेट्स डेटाबेस है जो सोशियल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कंपनियों के डेटाबेस रखता है, जो हमें स्टेटिक्स प्रोवाइड कराता है, देश में क्या इकोनॉमिक चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। प्रोवेल्स आईक्यू है, फाइनेंशियल डेटाबेस देता है। मैनेजिंग फॉर योर लिटरेचर, उससे रिलेटेड आप देखिए क्या है, यहाँ बहुत छोटा सा है, रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स। हम जो डेटा को अपने मैनेज करेंगे वो किस तरह करेंगे, इस प्रकार का एक टूल्स है, एक साइंटिफिक कम्युनिटी ने डेवलप किया था, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस मैनेजमेंट या लिटरेचर मैनेजमेंट। एंड नोट इसमें सबसे नंबर 1 पे आता है। अपने कुछ नाम सुनोगे, मेंडले का है ना, रेड क्यूब है, जेटोरा है, साइटी भी है। इनके नाम सुनेंगे, इनके बारे में आधा आधा पेज आपको लिखना है, कीबोर्ड बना कैसे बनाते हैं, कीवर्डिंग में आपको केवल यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। कुछ नाम आपने सुने होंगे पिछली बार में, केवल ये नाम आपने सुने होंगे, मेंडले, एंड नोट और जेटोरा का, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड दे रहा हूँ। आपको इतने कीवर्ड दे रहा हूँ कि आप इस पर नोट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे इनके बारे में जानने के लिए। कई बार आप देखते हैं कि पेपर में हमने 2 तो नाम सुने, तो बाकी ये 4 कहाँ से आ गए, 5 कहाँ से आ गए, मुझे पता नहीं चलता। मैं इस तरह से आपको ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये देखिए, यदि रिसर्च स्कॉलर हैं
वो इन चीज़ों को समझते हैं। मैंने बोला था लास्ट में 10 मिनट आपको देंगे एलेबोरेट करने की, कोई अगर इसके बारे में और बता सकता, ज़्यादा बता सके। टूल्स फॉर साइटेशन मैनेजमेंट, जब रिसर्च आपकी कंप्लीट होती है तो आप क्रेडिट देना होता है कि हमने कहाँ से पढ़ा। उस क्रेडिट देने के लिए रेफरेंस जो नीचे बिब्लियोग्राफी जिसको बोलते हैं, उसको साइटेशन बोलते हैं, उसको डालना होता है। उसके लिए भी मैंने इतने सारे यहाँ पर दे रखे हैं टूल्स हैं। ये जेटोरा का नाम पहले ही सुना, ऊपर भी दिया है। मेंटले का सुना है, साइटेबी का नाम सुना है, एंड नोट का नाम सुना है, पेपर्स का नाम सुना है ना, प्रोसाइट का नाम सुना है, रेफरेंस मैनेजर का नाम सुना है, रेफर वर्क का नाम सुना है। ये आपने नाम नहीं सुने होंगे, जिनका नाम सुना है मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। बाकी आपको यहाँ पढ़ना है, मैंने देखो 19 दे रखे हैं, इस पर आपको बहुत सारा काम करना है और आधा आधा पेज इनके बारे में लिखना है। साइटेशन टूल्स कंपेरिजन, देखिए एंड नोट, मेंडले और न्यू रेफर वर्क और जेटोरा, इसमें कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं, इसमें मैंने कंपेरिजन दिया है छोटा सा। ये आपके बहुत काम आता है, कई बार पूछ लेता है किस फैसिलिटी किस में है किस में नहीं है, कौन किसको सपोर्ट करता है, इससे रिलेटेड। अब आता है टूल्स फॉर टेक्निकल राइटिंग, हाउ टू वर्क इट, ये कैसे काम करते हैं, जिसमें मैंने टेक्निकल का नाम दिया है। ये कंसेप्चुअल स्पेलर होते हैं, डिक्शनरी थिसोरस से कनेक्ट होते हैं, जो हमारे डिक्शनरी को ग्रामर चेक होती है, हमारे पंक्चुएशन चेक होते हैं हमारे, इससे स्पेल चेक होती है, और जो स्टाइल चेक है वो भी होती है कि सेंटेंस केस कैसा है कैसा नहीं है। और टेक्स्ट एडिटर होता है, जैसे आप कभी वर्ड पे कोई टाइप करते हैं तो नीचे आ जाता है कि उस पर एक लाइन आती है, रेड कलर की आती है, ग्रीन कलर की, तो आपको पता लग जाता है कि ये वर्ड ठीक नहीं लेता है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर। कौन कौन से होते हैं मैं नाम ले रहा हूँ। ग्रामरली, बहुत नाम सुना होगा, 2009 में फाउंडेड हुआ था, फ्रांसिस्को में है, यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। छोटे से मैंने इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया है, इसके बारे में आप ज़्यादा लिख सकते हैं। एक बहुत ही, अभी ये मैं पीपीटी बना रहा था, 1-2 दिन पहले की बात है, थर्सडे की, तो एक सज्जन आए थे यहाँ पे अपना प्रोडक्ट लेकर के, जिसका नाम था ट्रिंका। ये इंडियन है, राइटिंग टूल्स है। इसका बहुत अच्छा एक कीवर्ड दिया उन्होंने, दिया है जिसको टैगलाइन बोलते हैं, ग्रामर एंड राइटिंग डन राइट। ग्रामर और राइटिंग है वो सही लिखना है, इसका अपना वर्ड है। 2018 में हुआ था, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो ट्रिंका है ये एआई बेस्ड है, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, अच्छा सॉफ्टवेयर है। हम भी इसका प्रयास करेंगे कि हमें ट्रायल दिया जाए इसका। अवॉइड प्लगिज्म, प्लगिज्म की बात हम यहाँ करते हैं तो आपने कुछ नाम सुने होंगे, टर्नटिन का नाम सुना होगा, ऑथेंटिकेट का नाम सुना होगा, उरकुंड का नाम सुना होगा। ये उसी दिन का एक और आया था जिसमें उन्होंने बोला था ड्रिल बिट, मेड इन इंडियन है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, 2016 में फाउंडेड हुआ था, साइड भी इसकी दे रखी है, एकेडमिक राइटिंग से रिलेटेड है। पैराफ्रेजिंग, जो मैंने सबसे पहले वर्ड दिया, पैराफ्रेजिंग होता क्या है, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल। पैराफ्रेजिंग इज ए रिपैकेजिंग ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द कंटेंट, मस्ट चेंज बोथ वर्ड एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। देखिए मैंने यहाँ 2 एग्जांपल दिए हैं। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं, इससे ऊपर दिया है हर लाइफ स्पेड ईयर्स ऑफ द क्रेडिबल चेंज फॉर द वुमेन। इसको अगर अपनी भाषा में हम लिखें, पैराफ्रेजिंग करके लिखें तो क्या लिखा जाएगा, देखिए मैंने लिखा है, मैरी लिव्ड थ्रू एन इरा ऑफ लिबरेटिंग रिफॉर्म फॉर वुमेन। ये इसका पैराफ्रेज करके लिखेंगे। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता, इसको कैसा पैराफ्रेज करेंगे, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। महात्मा गांधी भारत को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। ये पैराफ्रेजिंग है, इसका हमेशा कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन आपको नेट में मिल जाएंगे, और बहुत छोटा टॉपिक है, इसके बारे में जरा से लिखेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। साइटेशन की बात की थी, रेफरेंस की बात की थी, अब आती है रेफरेंस स्टाइल। कितने प्रकार की रेफरेंस स्टाइल है, लिखने का तरीका क्या है उसका। हम जो लिख रहे हैं उसमें सरनाम पहले आएगा, फोरनेम पहले आएगा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन पहले आएगा, क्या आएगा, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया व्हाट इज द साइटेशन एंड साइटेशन स्टाइल्स। क्या होता है, मैंने पहले ही बोला था, साइटेशन स्टाइल इज ए वे ऑफ गिविंग क्रेडिट इंडिविजुअल फॉर द देयर क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल वर्क्स दैट यू यूटिलाइज टू सपोर्ट योर रिसर्च।
मैंने ऊपर डिसाइड किया था कि जो आपके वर्क को सपोर्ट करते हैं, जहाँ से आइडियाज़ आपने गेन किए, उनको पढ़ के जो आइडिया आए हैं उसको सपोर्ट करता है, उसको आप क्रेडिट देना है लास्ट में कि हमने ये आइडिया आपका पढ़ा था और इस पे आपने ये कहा था और मैं इस पे ये कह रहा हूँ। दिस इज द साइटेशन। साइटेशन स्टाइल क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। हाउ मैनी स्टाइल्स आर अवेलेबल इन द वर्ड, कितने प्रकार की साइटेशन स्टाइल्स अवेलेबल है वर्ड में। इमेजिन, कल्पना कर सकते हैं, आप बता देना, तब तक मैं देखता हूँ, आप अपने चैट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा, मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा। पहली है ALA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, यूज्ड बाय एजुकेशन। किस किस में इसका यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीच में क्वेश्चन मैंने देखा था कि कुछ साइटेशन स्टाइल दी गई तो उसमें पूछा गया था ये साइटेशन स्टाइल किस में, मतलब अगर एजुकेशन में है, साइकोलॉजी में है, साइंस में है, तो कौन सी साइटेशन स्टाइल यूज करते हैं। इस प्रकार की साइटेशन स्टाइल दिए। देखिए बुक, नीचे बुक का दे रखा है और बिब्लियोग्राफी का दे रखा है, चैप्टर्स दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल दे रखे हैं, जनरल आर्टिकल दे रखे हैं, बेस्ट साइट कैसे रेफरेंस करना है, उसको रेफर करना है, वो दे रखा है। दूसरा है MLA। इन दो के तो नाम आपने सुने होंगे, बाकी बहुत सारी साइटेशन स्टाइल्स हैं, जैसे चिकागो स्टाइल्स है ना, टर्बियन स्टाइल्स है, IEEE स्टाइल्स है, नेचर की अपनी स्टाइल्स है, स्प्रिंगर की अपनी स्टाइल है। मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, जस्ट इमेजिन, मैं बता देता हूँ यहाँ शॉर्ट में, आपने तब तक कमेंट कर ही दिए होंगे, मैं यहाँ बता देता हूँ। 8000+ साइटेशन स्टाइल्स हैं, जो आप कल्पना नहीं कर सकते थे, उससे ज़्यादा यहाँ स्टाइल्स दी गई हैं। शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट बनाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। शॉर्ट नोट का मतलब क्या समझते हैं आप? आपने कुछ मिल गया, आपने लिख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया? नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। दो लड़के जा रहे थे रास्ते में, जाते जाते एक दोस्त को उसके प्यास लगी, तो जाते हुए एक आदमी से पूछा कि सर पानी कहाँ मिलेगा? तो उसने कहा इस गली के एंड में चले जाइए, नल लगा है, आप वहाँ जाके पानी पी लीजिए। तो एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, वेयर इज वाटर? उसने क्या बनाया, एंड ऑफ दिस स्ट्रीट टेप आर देयर, वहाँ नल लगा हुआ है, दिस इज द इंफॉर्मेशन। आप, मैं डिवाइडेशन कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम को, ये डिफाइन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वेयर इज वाटर, तो उसने क्या बताया, पानी कहाँ है, इस गली के एंड में नल लगा हुआ है, वहाँ पानी है, दिस इज इंफॉर्मेशन। जब वो वहाँ पहुँच गया और पहुँचने के बाद जब उसने पानी पहुँचा, पानी देखा, तो फिर उसका दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वाटर? पानी क्या है? H2O, दिस इज द केमिकल सिंबल ऑफ वाटर। अगर पानी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो H2O से डिफाइन करेंगे, जिसका केमिकल सिंबल, इट इज नॉलेज, ये ज्ञान है, वो इन्फॉर्मेशन सूचना थी, ये ज्ञान है। जब पानी लिया उसने, ये इसलिए सुना रहे आपको क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स में क्या क्या चाहिए है, इस लेकर के इन्फॉर्मेशन से लेकर विजडम तक आपको उसमें लिखना है, नोट बनाना है। जब पानी पी रहा था, तो पानी जब उसने हाथ में लिया और पीने के लिए मुंह लगाया उसमें, तो उसके मन में एक और विचार आया, हाउ टू यूज वाटर, दैट इज विजडम। जो मेरे पास है उसका यूटिलाइजेशन कैसे करें, ये आपके ज्ञान बुद्धि पर डिपेंड करता है। इसलिए शॉर्ट नोट बनाने से पहले ये बताना बहुत ज़रूरी थी, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या नॉलेज है और कहाँ तक विजडम है। तो आपको अभी तक जो हमने पढ़ा है वो केवल हमने पढ़ा है इन्फॉर्मेशन, हमें जो भी टीचरों ने पढ़ाया इन्फॉर्मेशन, नॉलेज नहीं बताया है, केमिकल उसके सिंबल्स नहीं बताए हैं, ना उसके बारे में हमने जानने की कोशिश की, ना कभी ऐसा मन में आया है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक पत्थर जो शिल्पकार को मिल जाता है, देखिए कि कैसे विजडम का यहाँ यूज होता है, ज्ञान का कैसे यूज होता है। एक पत्थर जब
एक शिल्पकार को मिलता है तो उसकी वो मूर्ति बना देता है, और दूसरा पत्थर किसी पागल के हाथ में लग जाए तो उसका सर फोड़ देता है। तो यहाँ डिपेंड करता है कि वो पत्थर किसके हाथ में गया। इसलिए यहाँ बताना जरूरी था कि आप जब शॉर्ट नोट बनाएंगे तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या लिखना है, उसका कब जन्म हुआ, क्या क्या उसने किया, उसने अपने जीवन काल में क्या किया, बाद में उसकी मृत्यु हुई तब क्या हुआ, उस पर लोगों ने क्या क्या, इस तरह का पूरा लिखना है। जैसे लाइव में कहा जाता है ऑन, उसके ऊपर, उसके बारे में और उसके स्वयं के द्वारा। ये तीन शब्द बहुत प्रचलित हैं लाइव साइंस में। तो यहाँ प्लगियम की बात कर रहे थे हम, मैंने बताया वहाँ भी डिफाइन किया था, मैं यहाँ भी बोला किसी के विचारों या कृति शब्दों को अपना बताकर प्रयोग करने की प्रक्रिया साहित्यिक चोरी कहलाती है, प्लगियम कहलाती है। इस शब्द का यूज सबसे पहले 1620 के दशक में हुआ था, जो विशिष्ट सिद्धांत पर, प्रोमिनेंट थ्योरी पर आधारित था। इस शब्द का प्रयोग 1601 में बेन जोन्स ने किया था, प्लगेरी वर्ड का यूज किया था इसका, जिसका अर्थ था अपहरणकर्ता, और प्लगेरी वहीं से प्लगियम आया है, अपहरणकर्ता मतलब किडनैप से लिया गया था। इस शब्द को 1.5 वर्ष लगे, 1.5 शताब्दी लग गए इसको डिक्शनरी में जगह मिलने के लिए। इस पर डिटेल में चर्चा हमारे बुक में एक चैप्टर है पूरा बढ़िया से दिया गया, उसको पढ़ेंगे। हाँ, 2018 से पहले भारत में भी कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं थी। आपने पीएचडी कर ली, आपको कोई दिक्कत नहीं है, किसी की नाम बदल लिया, किसी का चैप्टर बदल दिया, किसी का कंटेंट बदल दिया और आपने जमा कर दी। लेकिन अब ये पॉलिसी भारत में बन गई है। जो रिसर्च कर रहे हैं उनको ये ध्यान रखना है, नहीं तो बाद में आपको लेटर जाएगा कि आप अपनी थीसिस को आगे रिव्यू करिए कि आपने ये मैटर यहाँ से चोरी किया था। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो भी डिस्कशन करेंगे हम आगे। ये देखिए कितने प्रकार के प्रीलिम के काइंड, मतलब हमने बताए थे ना चोरी किस प्रकार की होती है। कंप्लीट प्रीलिम, उठाया, नाम बदला, नाम चेंज किया और अपना नाम छाप दिया। सोर्स बेस्ड प्रीलिम, आपने रेफरेंस दिया, प्रॉपर सोर्स नहीं दिया, आपने जो डाला था वो खोलिया नहीं, ओपन नहीं हुआ, इस तरह का। डायरेक्ट प्रीलिम, वहाँ से उठाया, अपने में डाल दिया और अपने छाप दिया। सेल्फ प्रीलिम या ऑटो प्रीलिम, और ये होता है कि आपने रिसर्च किया, उसके पेपर छापे, बाद में अपने उसको थीसिस में ऐड कर लिया, ये सेल्फ प्रीलिम होता है। पैराफ्रेजिंग, जिसको मैंने डिफाइन किया, पैराफ्रेजिंग जैसे महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। मौजिक इसी प्रकार है, इसी पर एक्सीडेंटल है, पता नहीं आपने उठा लिया बाद में पता चला, ठीक है ना। इस प्रकार के ये इसके टाइप्स हैं। अब प्लगियम डिटेक्शन टूल्स हैं जो आपने सुने होंगे, जैसे डुप्ली चेकर, कॉपी लीक्स, पेपर रेटर, प्लगियमा, प्लगियम चेकर, प्लगियम और प्लेग स्कैन। इस तरह के ये प्लगियम के टूल्स हैं, डिटेक्शन टूल्स है, सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं। ये टॉप 3 हैं। कुछ हम यहाँ देते हैं पेड वर्जन, जिनका आपने नाम भी सुना होगा, जैसे टर्न10 का नाम है, आईआईटी रुड़की इसको 2012 से यूज कर रही है। प्लगियम चेकर एक्स, कॉपी स्कैप, प्लगियम डिटेक्टर, इस तरह के हमने ये पेपर रेटर, इस तरह के हमने कुछ यहाँ दिए हैं। इन पे इनके बारे में आप डिटेल लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको। ऑथेंटिकेट, इसको पब्लिशर यूज करते हैं जो आप पेपर राइटिंग करते हैं इसके लिए। ये देखिए यहाँ बात हो रही थी हमारी जो टेक्निकल राइटिंग की है, ग्रामरली है, ग्रामरली राइटिंग टूल्स है। ये क्या है? ग्रामरली इज ए राइटिंग असिस्टेंट दैट इफर्ट योर स्पेसिफिक सजेशंस टू हेल्प योर इम्प्रूव योर राइटिंग एंड इट गोज वे बियॉन्ड ग्रामर। ये ऑन स्पॉट सजेशन देता है, आपने कुछ टाइप किया उसके बारे में तुरंत सजेशन देगा कि आप गलत करें, इसके आगे वर्ड ये होगा। आपने जैसे कहीं लिखा था इट इज लिखना था और आपने इट हैव लिया, इट वर लिख दिया है, तो आपको तुरंत बता देता है। ये हम प्रैक्टिकल करते हैं, इसको हमें पता है। दूसरा इसका ट्रिंग का मैंने आपको वहाँ जिक्र किया था, ट्रिंग का एआई बेस्ड है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये भी कंप्यूटर से संबंधित है, ऑनलाइन रहेंगे तो पता चल जाएगा। रिसर्च की बात हो गई तो रिसर्च के अब हम सोचते हैं रिसर्च से 2-3 प्रकार की होती है, आपने सुना होगा, यहाँ हम आपको कुछ बता देते हैं। यहाँ पे पर्पज रिसर्च में दे रखा है मैंने, देखो एक्सप्लेनेटरी है, डिस्क्रिप्टिव है और एक्सप्लेनेटरी है। देखो यहाँ भी नीचे मैंने एक जो एक्सप्लोरेटरी है, एक्सप्लोर करते हैं जिसको हम, वो है एक स्टडी इनटू द
implications of COVID-19 पेंडेमिक इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी, इसका क्या प्रभाव पड़ा, इस तरह के ये हमने इसका थोड़ा सा दिया है। इनको कई ऑथर्स ने डिवाइड किया, अपने अपने अकॉर्डिंग विचारों से इनको डिवाइड किया है। यहाँ पर्पज के 3 प्रकार दे रखे हैं मैंने, है ना। यूज, इसके बाद नीचे 3 टाइप्स आ गई, उसी का जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को 3 टाइप में फिर किया है। फिर एक्सप्लेनेटरी फिर आ गई नीचे, यहाँ पे उसको भी डिफाइन किया है मैंने यहाँ पे। टाइप ऑफ रिसर्च, इट यूज, उसके यूज के अनुसार बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च और एवल्यूएटिव रिसर्च, ये हमने यहाँ पे टाइप दिए हैं यूज के अकॉर्डिंग। रिसर्च टाइप, उसको उसके रिसर्च टाइप में ही अगला है जो डेटा कलेक्शन का होता है, उसके है ये टाइप हमने दे रखे हैं। लिंग्विस्टियन, टाइम सीरीज रिसर्च, पैनल स्टडी, कोरोट स्टडी, है ना, क्वांटिटेटिव स्टडी, सेकेंडरी एनालिसिस, क्वालिटेटिव, इस तरह के रिसर्च के ये सारे टाइप दिए हैं डेटा कलेक्शन, टाइप ऑफ डेटा, है ना। देखिए इसमें नीचे दे रखे हैं यूजर स्टडी, यूज स्टडी और फील्ड स्टडी के इम्प्लीमेंटेड बेस पे डेटा दे रखा है। ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमने बताया था रिसर्च के साथ टेक्नोलॉजी का बहुत कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ से लगभग मैंने 2020 का पेपर देखा था, जो 100 पेपर थे, 39 क्वेश्चन लगभग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे, और 39 इतने ही लगभग क्वेश्चन रिसर्च से रिलेटेड थे। 30% लगभग वो सिलेबस था जो हम प्रैक्टिकल करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आप देख लीजिएगा, यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप फेसबुक को यूज करते हैं, फेसबुक पे हम फोटो डालते हैं, कुछ टेक्स्ट डालते हैं, वीडियो डालते हैं, और वो हमारे सॉफ्टवेयर में नहीं होता, ना हमारे सिस्टम में होता है, ना हमारे लैपटॉप में होता है। वो जाता कहाँ है, वो क्लाउड पे जाता है, क्योंकि क्लाउड हर किसी से कनेक्ट होता है, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड के टाइप दे रखे हैं, इनमें बहुत नीचे इंपॉर्टेंस दे रखा है मैंने यहाँ पे, जो आपने नाम सुना होगा सास, आस और आस का, सास, पास, आस, ये बहुत क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसकी हम चर्चा शुरुआत से कर रहे हैं, इसमें भी अपडेशन था 2020 तक क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। जैसे किसी ने पेट डॉग बनाया था, रोबोट था, इस तरह की इस प्रकार की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2 प्रकार की होती है, मैंने यहाँ दे रखा है। यहाँ पे नैरो होती है और स्ट्रांग होती है या जनरल होती है, इस प्रकार के और इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी 1955 से लेकर के अभी क्या डेवलपमेंट आया है, आप इसको बहुत छोटी सी है ना, मैं देख रहा था कक्षा 8 की जो बुक्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो आई है, उसमें बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं उन्होंने, क्या क्या डेवलपमेंट है ईयर वाइज दे रखा है। बारकोड टेक्नोलॉजी है, लाइब्रेरी में बहुत यूज होने वाली टेक्नोलॉजी है। अब इसको ओल्ड टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे और दूसरी टेक्नोलॉजी आ गई है लाइब्रेरी में यूज करने के लिए, लेकिन कुछ अभी भी लाइब्रेरी इसको यूज कर रही हैं, है ना। इसको बर्नार्ड सिल्वर ने और उनके साथी थे जोसेफ वुडलैंड के साथ में इसको उन्होंने पुष्टि किया था, इसको मतलब इनोवेट किया था। QR कोड आ गए हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी QR कोड बेस है। ये डेसो वेब ने भी डेवलप की थी 1994 में। QR कोड जैसे आपने देखते हैं कि कहीं भी एक स्क्वायर कार्ड में होता है, उसमें कुछ ब्लैक एंड वाइट दिखता है स्पॉट जैसे, उसको QR कोड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसको यूज कर रहे हैं लोग बाग। RFID टेक्नोलॉजी जिसको बारकोड ने रिप्लेस किया है ना, इसको लियोन थ्योरन ने डेवलप किया था, मतलब अब इसका आविष्कार माना जाता है, क्योंकि ये फिजिशियन थे वो। इसी प्रकार आती है बिब्लोमेट्रिक, जो फिंगर्स आप देखते हैं, आप ऑफिस जाते हैं उसमें आप फिंगर्स प्रिंट लगाते हैं, इसको भी अल्फोस बर्टलैंड ने इसको इनोवेट किया था, फ्रांसिस के थे। ऐसे ही कंटेंट्स मैनेजमेंट आता है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, देखिए कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक ऐसा पैकेज है, सॉफ्टवेयर पैकेज है जो वेबसाइट बनाने का सबसे आसान साधन है। इसको एडिट करना होता है, बाकी सब चीज़ें तैयार मिलती हैं। आपने कुछ नाम सुनोगे, वर्डप्रेस का नाम सुना होगा, ड्रपल का नाम सुना होगा, जुमला। हमने इस प्रकार के 10 से 15 सॉफ्टवेयर उसमें दे रखे हैं। देखिए इसमें नीचे हमने दे रखे हैं यहाँ पे, है ना, उनको आप उसके माध्यम से इनको और आगे एलेबोरेट कर सकते हैं, इनके बारे में लिख सकते हैं। छोटा हमने दिया तो इसके बारे में और लिख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर है कहाँ से, किसने बनाई, कब डेवलप किया, इसका नया वर्जन क्या आया है, ये बता सकते हैं आप। कुछ ऑडियो बुक्स और ऑडियो बुक्स प्लेयर आपने नाम सुने होंगे, मैं यहाँ कुछ आपको बता देता हूँ। ई बुक्स क्या होते हैं, या ई बुक्स रीडर क्या होते हैं। तो किंडल का आपने नाम सुना होगा, बाकी तो हमें लगता नहीं किसी और का सुना होगा, तो मैं यहाँ आपको कुछ नाम और दे देता हूँ उनको। जैसे कूबी ओरा है,
खूब हो रहा है। ये H2O है, इसका नाम है, ये 2010 में डेवलप हुआ था और 17 में इसको रिलीज़ किया गया था। इसके बाद आ जाता है नूक ग्लोलाइट थर्ड, इसका भी 2 वर्जन पहले भी आ चुके हैं। फिर देखिए नीचे मैंने इसको और बहुत सारे दे रखे नाम। यहाँ पे आपने केवल एक ही का नाम अमेजोन की किंडल का नाम सुना होगा, बाकी हमने यहाँ पे बहुत सारे द रॉकेट ई बुक्स का सॉफ्ट बुक्स का सुना होता है, स्मार्टफोन का सुना होगा। इस तरह के नाम मैंने और सारे यहाँ दे रखे हैं, आप इनको देख लीजिएगा। इन पर नोट्स शॉर्ट नोट बनाना है चूँकि आपको, तो इनके बारे में लिखना भी आपको ज़रूरी है। कंटेंट्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो कंटेंट्स को मैनेज करते हैं, जैसे वर्ड प्रेस है, डुपल है, जुमला है, इसके बारे में आप मैंने यहाँ दिया है, आप इनको पढ़ें। बहुत सारे इनके बारे में हमने छोटा छोटा दिया, आप और डिटेल में लिखें। इनके बहुत सारे डिटेल हमने अपनी बुक्स में भी दिए हैं, लास्ट में चर्चा करेंगे। इनको हमने बहुत डिटेल में समझाया है और इनके बारे में हमने लगभग आधा आधा एक एक पेज लिखा है, जिसको आप समझ में आएंगे। ईजी प्रॉक्सी सर्वर इनको बोलते, वेब प्रॉक्सी। ईजी प्रॉक्सी का नाम आपने सुना होगा, वही मेरे भी जुबान पे आ गया। वेब प्रॉक्सी सर्वर आजकल के कोविड काल में उन्होंने इनका बहुत यूज हुआ है और इसको पहला जो सॉफ्टवेयर हमने नाम सुना था वो ईजी प्रॉक्सी का था, जो OCLC ने डेवलप किया था। इसका यूज ऐसा होता है कि रिमोट एक्स मिल जाता है आपको, एक आईडी पासवर्ड मिलता है। आजकल OTP पे भी डिपेंड आने लगे हैं, तो आपने इसका एक नाम सुना होगा। दूसरा ओपन एथेंस है, सिबोनेट है जो IIT दिल्ली में यूज हो रहा है, फेडरेटेड एंटी है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। एक SAML है, इसका दूसरा वर्जन है 2 का रहा है। निम्बस है जो IIT रूड़की यूज कर रही है, इसकी बहुत फेमस टैगलाइन है योर लाइब्रेरी एनीवेयर। बहुत अच्छी ये लाइन भी कई बार पूछ ली जाती है, टैगलाइन भी, योर लाइब्रेरी एनीवेयर और एनी टाइम। लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा हम यहाँ पे एक एलेबोरेट कर दें। लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, इससे पहले हम छोटी छोटी चीज़ें आपको और बता दें यहाँ पे कि जो हमारा 80 और 20 का रेशियो था, 80 और 20 का रेशियो था, उस हिसाब से अगर देखे जाए तो हमारा अभी केवल प्लानिंग हमने की थी, 20% इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमने शॉर्ट नोट पे आ गए थे। उसी हिसाब में आप डेवलपमेंट के बारे में लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट हुआ है वो बता देते हैं आपको हम छोटा सा। आपने नाम सुना होगा, अभी फेसबुक ने अपना नाम चेंज किया है और उसने अपना नाम मेटा रख लिया है। आप फेसबुक पे सिंबल देखिएगा, एक मेटा जैसा आने लगा है। तो ये होता क्या है मेटा, और ये क्यों हुआ है? अभी 21 अक्टूबर को 2000 पिछले ईयर में 2021 में ही इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया है, उसका नाम मेटा रख लिया है। तो ये कंपनी ने क्यों किया, कैसे किया है, इसके बारे में एक बहुत छोटा सा आर्टिकल है जो कभी आपको पढ़ने को मिलेगा। इन्होंने अपना नाम रखा मेटावर्स। मेटावर्स मतलब दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगी, जो AVR BR चश्मे से देख सकते हैं, इसकी कल्पना कर रहे थे। इसमें कहा जाता है कि लोग जो मर गए हैं उनसे भी बात कर पाएंगे, क्योंकि उनका वहाँ पे एक पुतला बना दिया जाएगा जिससे आप बात कर सकेंगे। इस प्रकार की एक टेक्नोलॉजी डेवलप, इसके बारे में नहीं हो तो हमें बता देना, हम बता देंगे। एक और आप हुआ है, एक स्टारलाइन की बात कर रहे हैं, जो एलन मस्क एलन मस्क हैं, इन्होंने एक ऐसा ऐसा सैटेलाइट तैयार किए हैं जो बहुत आसानी से आपको इंटरनेट, आपको वायरिंग की दिक्कत नहीं होगी। कभी आंधी आ जाती है तो कभी लाइट बंद हो जाती है, कभी नेटवर्क चले जाते हैं। ये इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने एक सारे पूरे पृथ्वी के आसपास कक्षाओं में सारे सैटेलाइट बिछा दिए हैं, जो आपको वहीं से डायरेक्ट आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे। इसको स्टारलिंक नाम दिया है। गूगल की भी एक पेरेंट बॉडी बन गई है, गूगल ने अपना बाद में अपना पिता बना लिया है, उसका नाम है अल्फ़ाबेट। इसके बारे में आप देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़िएगा। इस तरह के और भी इनोवेशंस हुए हैं। इन्होंने इसने माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना एक नाम रख लिया है। इस प्रकार के बहुत सारे नाम हैं जो ऐड हुए हैं इसमें, आप लोग भी अपना इस पर बढ़ाते रहें। कुछ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और हुए हैं, कभी कभी इनके बारे में भी आ जाता है। रिमोट डेस्कटॉप, आपको सिस्टम, हमें अगर कहीं से कुछ काम करना है तो हम आपका सिस्टम उठा लेते हैं, आप स्क्रीन शेयर कर देते हैं। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर आपने नाम सुना होगा टीम व्यूअर का। इसके बाद हमने देखे एनीडेक्स है, जू असिस्ट है, PC रिमोट है, BNC कंट्रोल है। इस तरह के हमने और बहुत सारे नाम दिए हैं यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको इन पर नोट्स बनाने हैं, बहुत सारा स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद इस पर
छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत काम की हैं। मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें और एलेबोरेट कर देता हूँ। मैं शुरुआत से बोलता रहा हूँ कि लगातार अभ्यास करो, सब कुछ संभव है। रीडिंग हैबिट के बारे में हम शुरुआत से बात करते रह रहे हैं। पहले उससे पहले हम इन्वेस्टमेंट से बात कर लेते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हर एक जीवन के लाइफ का एक फंडा होता है कि हम कुछ इन्वेस्ट करें, कुछ इन्वेस्ट करें, कुछ इन्वेस्ट करें। तो इन्वेस्ट करने का भी एक अपना वो है कि कैसे इन्वेस्ट करना है। तो मैं आपसे कहूँगा कुछ किताबें आप लगातार पढ़िएगा, कुछ लाइब्रेरी से लाइएगा, कुछ मांग के पढ़िएगा, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। बिना लगातार स्टडी के कुछ संभव नहीं है। रीडिंग हैबिट हमारे प्रोफेशन से जुड़ी हुई है। ये आपका मूल मंत्र है कि आप लगातार पढ़ेंगे, रीडिंग हैबिट डालेंगे, डेली कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। कुछ लोगों के क्वेश्चन भी आए थे, मैं उसको भी बाद में एक्सप्लेन करूँगा। रीडिंग हैबिट डेवलप करने का जो हमारा मूल मंत्र है वो हम लाइब्रेरी से शुरू करते हैं। हम उस प्रोफेशन के बंदे हैं जो इसका बेस है रीडिंग हैबिट डेवलप करना, और हम लाइब्रेरी में बैठकर हम ये काम नहीं करते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। खुद पर इन्वेस्ट करो, पुस्तकें खरीदो और उनको पढ़ो। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे जब बात आती है उत्साह की, तो आपने पुराण अपने महाभारत के नाम सुना होगा, रामायण का नाम सुना होगा। बाली क्या किसी से कम था? कितनी शक्ति थी उसके पास। इतनी शक्ति होने के बावजूद भी फिर भी कहीं ना कहीं डिफीट खाता था। तो कामयाबी का जो मूल मंत्र है वो उत्साह। रावण धन थी, दौलत था, सब कुछ था, लेकिन उसके अंदर वो जज्बा नहीं था, क्योंकि कुछ ना कुछ उसने गड़बड़ किया था, इसलिए उसका उत्साह उससे डाउन हो गया था। राम जिसके पास कुछ नहीं था, केवल उनके पास वानर सेना थी, लेकिन उनका विश्वास, आत्मविश्वास और समझ जो उनके पास थी वो थी उनके पास समझ, जिसको हम बोलते हैं विजडम। उसके कारण सारे नतमस्तक थे उनके आगे। तो उत्साह अपना बढ़ाए रखो, उसी से सब कुछ होने वाला है, क्योंकि बिना उत्साह के कुछ नहीं हो सकता है। बाकी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी। देखिए एक और चीज़ आपको यहाँ एलोबरेट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे बहुत काम की हैं। जंगल का सबसे बड़ा जानवर कौन? हाथी। सबसे छोटा जानवर कौन? छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं, चूहा से लेकर के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी होते हैं। सबसे ऊंचा जानवर कौन? जिराफ। सबसे फुर्तीला जानवर कौन? सबसे इंटेलिजेंट जानवर कौन? इसको लोमड़ी बोलते हैं, चतुर। लेकिन इन सब में कोई राजा नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। और कॉन्फिडेंस ही, उत्साह ही एक आपकी बहुत बड़ी कामयाबी का एक बहुत बड़ा मंत्र है, जो आपको मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इफ बट नहीं चलेगा कि ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। क्योंकि मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, आपके शहर में 10 हाथी आ जाएं और 10 शेर आ जाएं, शेर का जैसे नाम सुनने तो थॉट प्रोसेस एकदम चेंज होती है, हाव भाव चेंज हो जाते हैं। तो इसी प्रकार उत्साह एक ऐसा है जो आपको इन चीज़ों में बहुत आसानी से कामयाबी दिलाएगा। यहाँ मैं कुछ अपने पब्लिकेशन की चर्चा कर लेता हूँ। आप सब लोग ये बोलते हैं कि सर आपने ये बता दिया, वो बता दिया, लेकिन हमें ये सब मिलेगा कहाँ से? पेपर कहाँ से मिलेंगे? कैसे कैसे पढ़ेंगे? तो मैं यहाँ थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारे भी रिसर्च का एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे हमने काम किया है। क्योंकि ये सब करने का पीछे एक उद्देश्य था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैंने इंडिकेट किया था ऑथर और पब्लिशर से। हमने भी कुछ पिछले 10-12 साल में जो अपना रिसर्च तैयार किया है, मेरी भी पब्लिकेशन है। ये पहली बुक मेरी आई थी 2017 में, 18 में ये आई, फिर ये 18-19 में आई, फिर ये 19 में आई, इसके बाद ये 20 में आई, 21 में आई। अब मैं देखो यहाँ छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये बुक कंप्यूटर की बुक है, कंप्यूटर सूचना टेक्नोलॉजी की बुक है। इसमें हमने पूरा नेट का जो 7th यूनिट है आईटी से रिलेटेड, वो सारी इसमें हमने एलेबोरेट की है। मैं अभी इसका डेमो दूंगा। जो आपने देखा होगा क्लाउड कंप्यूटिंग, कंटेंट मैनेजमेंट, सब इसी में से पार्ट है उसके भी।
ये बुक देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, ये बुक हमारी जो पहली बुक है उसका अपडेट वर्जन था। ये हिंदी की टॉप 10 बुक्स इंडिया में जो सर्वे हुआ था, किसी ने किया था, यूथ ग्रोथ वाले ने किया था, उन्होंने डाले था उसका, इसका एनालिसिस उन्होंने किया था अमेजोन से उठा करके, उन्होंने इसका रेफर किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ यूथ ग्रोथ का कि जिन्होंने टॉप 10 में हमारी पहली बुक जो हिंदी की बुक थी उसमें उन्होंने जगह दी और आप लोगों ने रेटिंग दी इसलिए। इसके बाद आती है पुस्तकालय सूचना विज्ञान के नवीन आयाम। कुछ लोगों ने रेटिंग की लेकिन 5 स्टार मैक्सिमम लोगों ने दिया है। बहुत अच्छी बुक्स है, सारे ये कंटेंट एनालिसिस के ये सारे टॉपिक मैंने इसी से डाले हैं। ये बुक जो है पुस्तकालय सूचना विज्ञान पार्ट 1, इस बुक के बारे में और रेड कलर की बुक के बारे में बाद में चर्चा करूंगा। मैं एक और बुक दिखा देता हूँ आपको। एक बुक है हमारी पुस्तकालय सूचना विज्ञान भाग 2, ये पार्ट 2 है। ये दोनों बुक बाइलिंगुअल है, ये वाली बुक और ये वाली बुक। और इस बुक की जो बात कर रहे हैं, इस बुक्स में और उन तीनों में पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने 10,000 प्लस क्वेश्चन दिए हैं। 10,000 MCQs जो उन दो बुक में बाइलिंगुअल है, इसमें ट्रांसलेट किया हुआ हिंदी में है। ये बुक ऐसी है जो आप 10,000 अगर क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आप सोचिए, अगर एक क्वेश्चन पढ़ा है तो 1 से 2 तो आप बना ही सकते हैं। ये मुझे पता है, इतना आपने अगर पढ़ा है तो। इस बुक के बारे में हमारा जो रिसर्च सामने आया वो ये आया कि इतनी सारी बुक लिखते हैं हम, पैसा मिलता रहेगा, ये कमा लेंगे, दूसरी बुक आ गई, तीसरी बुक आ गई, बायोडेटा बढ़ेंगे, लेकिन इसका बेनिफिट लोगों को क्या होगा। तो हमने यहाँ पे एक कंप्लीट सक्सेस पैक बनाया है जिसमें हमने 5 बुक्स को दिया है। 5 बुक्स देने के बाद इसमें हमने एक एक बुक को एलेबरेट किया है, इसके बारे में बताया है। इन बुक्स का रिजल्ट है जो इस बार जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, आपके सामने लिस्ट है। ये तो वो लिस्ट है जो उन्होंने मुझे बता दी थी, मुझे जो मैसेज किया था, फीडबैक देने का मौका मिला। ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला था क्योंकि मैंने भी नेट क्वालिफाई जब किया था और 1 साल में 2 बार किया था, तो हम किसको बताएं कि हमने किया, क्योंकि उस समय ऑथर से इतना अट्रैक्शन नहीं होता था। इसमें जो लोगों ने बताया मैंने डाला यहाँ पे। एक सज्जन है जिन्होंने गुजरात सेट क्वालिफाई किया था, उन्होंने अपना स्क्रीनशॉट किया था। लोग पूछते हैं कि कंप्लीट सक्सेस पैक है क्या, तो मैं बता दूं, इसमें जो 3 बुक बताई थी मैंने, पुस्तकालय सूचना विज्ञान के पार्ट 1 पार्ट 2, इसमें पिछले 26 साल यूजीसी नेट के पेपर को मैंने सॉल्व किया है कलेक्ट करके। इन तीनों बुक्स में 13 स्टेट के 21 परीक्षाओं के पेपर हैं जो नेट के हैं, गुजरात सेट के हैं, महाराष्ट्र सेट के हैं, तमिलनाडु सेट के हैं, और टीएनपीएससी के पेपर हैं, यू सेट के हैं, एमपीएससी का पेपर है, वेस्ट बंगाल का है, जी सेट गुजरात का है, छत्तीसगढ़ का है, आरपीएससी के पेपर है, इसमें केरला सेट के पेपर हैं, आपका तेलंगाना स्टेट के पेपर है, उड़ीसा स्टेट कमीशन का है, इसरो के पेपर है। इस तरह का पेपर कंपोजिशन किया है। और इसमें 2 बुक थ्योरी की हैं जिसमें हमने सारा पुस्तकालय सूचना विज्ञान के नवीन आयाम है वो उसमें मैंने दिया है। उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत अच्छी बुक है, जो भी नया लाइफ साइंस हुआ उसमें मैंने कवर किया है। आज इस प्रोग्राम को देखने के बाद इस कंप्लीट सक्सेस पैक का प्राइस भी बता देता हूँ। 2,000 रुपये है, 5 बुक मिलेंगी। इस बुक में कोई आप पे पोस्टेज चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर इसको 2 बार में मंगाते हो तो भी 1-1 हज़ार में आप पेमेंट कर सकते हो। एक बार में 3 बुक जाएंगी, एक बार में 2 बुक जाएंगी, ऐसे करके आपको 5 बुक मिल जाएंगी। हम यहाँ जाते हैं, एक अच्छी शुरुआत कहते हैं, एक अच्छी बेल बिगन इज हाफ डन। एक अच्छी शुरुआत आधी सफलता, ये बहुत बड़ा कोटेशन है जिसने इंस्पायर हमें किया है। मैं एक और यहाँ एक आपको जोड़ देता हूँ, मेहनत तो सब कर लेते हैं, बिना प्लान करे तो बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मैं बता दूँ मेहनत तब संपदा बनती है जब उसका समायोजन समय के साथ किया जाए। मेहनत करते हो लो लेकिन टाइम निकल जाए, पेपर के बाद मेहनत कर लो, उसका कोई यूज नहीं है। अगर पेपर से पहले और उतनी मेहनत करो जो आपको कामयाबी मिल जाए, तो उसके लिए बहुत अच्छा एक कोटेशन हमें जो मिला था, मेहनत तब संपदा बनती है जब उसका समायोजन समय के साथ किया जाए। मैं फिर वहीं आ जाता, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। आपका भला सिर्फ आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। दूसरा वही है भगवान जो आपसे प्रसन्न हो जाए, आशीर्वाद दे दे, वो आपका भला कर सकता है। एक और बहुत अच्छी लाइन यहाँ आपको मैं दे रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ। एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा है कि मेहनत इतनी खामोशी करो कि सफलता शोर मचा दे। ये हमारा सेशन शुरू होता है यहाँ से क्वेरी एंड सजेशन का। मैं सबके ऑडियो ऑन करता हूँ, अपने अपने रिप्लाई कर सकते हैं।
चाहे तो अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, मैंने सारा ओपन कर दिया है। सुन पा रहे हैं आप लोग? आप लोगों के ऑडियो ऑन हो गए हैं, सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। कि सभी लोग सो गए क्या? जी सर। यस सर। नहीं सर, सोए नहीं है। सर जी सर। सर पीपीटी सेंड करेंगे क्या सर? हाँ, मैं क्योंकि आप लोगों से आप इंटरेक्शन है, तो मैं सोच रहा था आपसे बातचीत कर लिया जाए, किसी की क्वेरी हो तो मैं उससे। बिल्कुल सर। हेलो सर। हेलो सर। चलिए एक एक करके अपने अपने क्वेरी पूछ सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम मैंने मैसेज किया था वैसे तो। हेलो सर। जी बोलिए। सर जैसे मैं अगर जॉब में हूँ सर, तो कब टाइम निकालूं सर उस चीज के पढ़ने के लिए? क्या टाइमिंग है आपकी? मैंने आपको मैसेज किया था सर, सुबह 8 अच्छा, बजे से और शाम के 8 बजे 4:30। से 4 बजे तक का मैसेज है ना? हाँ जी सर। 8 बजे से लेकर 4 बजे तक ऑफिस में रहते हैं। देखिए, हाँ जी 8 से 4 रहते हैं, तो मेरे आपके लिए तो मेरा एक सजेशन है, देखो आप लेडीज हैं, वर्क घर में भी काम करना पड़ता है, तो आप जब 4 बजे से आ जाते हैं ना घर पे, तो अब 4 से 6 में अपना काम करिए, बातें करिए, गपशप करिए, उसमें अपना थोड़ा सा काम घर का भी कर लीजिए। ये सब्जी काटने का काम है, कर लीजिए, रख लीजिए, और उसको तैयार करके रख दीजिए आप, है ना। और 8 बजे से लेकर के कम से कम 9 बजे तक पढ़िए। नहीं सर, 9 मैं बजे से लेके स्टूडेंट हूँ 9 से 10 में आप अपना खाना पीना खाइए और फिर पढ़िए। आप 12 बजे सोइए, 12 बजे से 6 बजे तक। देखो ऐसा टाइम सबके पास है, जिन्होंने इन्वेंशन किया है, जिन्होंने आविष्कार किया, उनके पास भी 24 घंटे थे, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। समय तो आपको ही निकालना है, कैसे करना है ये हम बता देंगे। कि थोड़ा सा आपको, जैसे आप जो आपने रात में पढ़ा, मैंने कहा ना कि मनन मनन से, चिंतन से आप जब रिकॉल करेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें आपको आ जाएंगी। जी सर, दोनों पेपर पढ़ना होता है, उनको कैसे कवर किया जाए सर? पेपर 1 पेपर 2 भी? स्ट्रेटेजी के साथ में, मैंने कहा नहीं, आप उसको ये मत पढ़िए। जैसे फर्स्ट पेपर के बारे में बात, मेरे किसी का क्वेश्चन आया था कि सर हम फर्स्ट पेपर कैसे तैयार करें, तो फर्स्ट पेपर के बारे में भी यही है। आप पिछले 10 साल के पेपर उठाइए, उसमें ये देखिए मैथ के कितने थे, साइकोलॉजी के कितने थे, रीजनिंग के कितने थे, है ना। इस प्रकार से उसको एलिब्रेट कीजिए उसको, और उसको डिवाइड करिए कि 5 क्वेश्चन मैथ के हैं, 10 क्वेश्चन जीके के हैं, 10 क्वेश्चन आपने लिए उठा करके लिए हैं, उसके क्या नाम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। इस तरह से उनको डिवाइड करिए पहले ना, पेपर, जनरल पेपर को, और उसको हिसाब से तैयार करिए, क्योंकि जो भी आप जीके पढ़ेंगे या पेपर, न्यूज पेपर पढ़ेंगे, उसी से आएगा, अलग से कुछ भी नहीं आता उसमें। ठीक है, ओके सर। और किसी का कोई क्वेरी? हेलो जी सर। जी हेलो यस बोलिए। सर, ये सेशन की पीपीटी सेंड कर सकते हैं? हाँ, ये सेशन की पीपीटी आपको मिल जाएगी। जी सर, ये सेशन की पीपीटी सेंड कर दीजिए। हाँ, वो शेयर काफी कर अच्छा देंगे हम कंटेंट आपको। आप दिया, उसके लिए हाँ, सर पूरा वीडियो भेज धन्यवाद सर। दीजिएगा आप। पूरा वीडियो लिंक भी मिल जाएगी आपको, वो भी आपको मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा। और किसी का कोई क्वेरी हो? हेलो, गुड हाँ इवनिंग सर। सर। हेलो, बता हेलो। रहे थे 1 बाय 1, हाँ यस। हेलो मेरी सर, जो कीवर्ड्स आप बता रहे थे, तो आपने जैसे कुछ बताया, तो कीवर्ड्स हमें मतलब ग्रुप में सेंड होंगे? आपकी क्लियर आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा पास आके बोलिए, थोड़ा सा आप ब्लर हो रही है आपकी आवाज। सर, जो कीवर्ड्स आपने सेंड किए थे, जी तो सर वो कीवर्ड्स जैसे अभी तो थोड़ी सा आपने बताए थे, सारे कीवर्ड्स आप हमें सेंड करेंगे? ये सारी पीपीटी हम आपको दे देंगे। आप लोग चाहे तो हेलो। अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे हैं सर। कोई बात नहीं, जो कर सकता है उसको कर लीजिए। ठीक सर। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा सर। जी बताइए। सर, आपके कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हो स्टूडेंट को ऐड करने के लिए? व्हाट्सएप ग्रुप तो है, लेकिन हम कभी व्हाट्सएप ग्रुप पे इतना नहीं जोड़ पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना फिर डिस्कशन दूसरे प्रकार का होता है। आप जो हम ठीक आपको है। मैसेज करते हैं ना, उस पर रिप्लाई कर सकते हैं आप। ओके सर। एक चीज और सर, लाइब्रेरी साइंस में अभी फील्ड में और वैकेंसीज जैसे केवीएस एनवीएस में कब तक कैसे आने की संभावना है सर आगे?
देखिए केबीएस की वैकेंसी और एनबीएस की वैकेंसी तो बहुत पहले से आने की थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पा रही है। एग्जैक्ट तो हम भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ जैसे है यूजीसी का है, केबीएस का है, इनके थोड़े ट्विटर हैंडल है या इनके वेबसाइट देखते रहें, उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ओके सर। अच्छा एक सर नेट के एग्जाम में देने जाते हैं जैसा आपने बताया भी था, काफी क्वेश्चन ऐसे लगते हैं जैसे पढ़े ही नहीं कभी सर। जी, हाँ, हमें लगता है शायद हमारे पास जो कंटेंट है वही काफी पुअर है। इसके लिए मैंने बताया कि कंप्लीट सक्सेस पैक है हमने, जो कई हमने बहुत सारी चीजें समझ के बनाया उसको, आप उसको दे दीजिए। मैं इसके कार्यक्रम के बाद ना सबको उसके पीडीएफ हम सेंड कर देंगे बुक्स के, उसमें 50-50 पेज रहेंगे, उसमें आपको समझने में ये आसानी रहेगी कि किस प्रकार का हमने मैटर इसमें कंपोज किया है। सर ये पीडीएफ पेजेस कहाँ मिलेंगे सर? ये हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, आप जिसको पीडीएफ चाहिए मुझे आप व्हाट्सएप करते रहे, मैं भेज दूंगा। ओके सर, थैंक यू। आप मुझे केवल पीडीएफ लिख के भेज दें तो भी भेज दूंगा जी। ठीक नेक्स्ट। सर। हाँ, आपका मोबाइल नंबर नहीं होगा सर मेरे को लगता है हमारे पास। जब व्हाट्सएप से आपसे हमारी बात हो रही है तो व्हाट्सएप से तो नंबर तो हमारा वही है। मैं अगर चाहूँ तो नहीं मैं शायद बता सर दूं। माइक्रोसॉफ्ट टीम है सर। नहीं, अच्छा चैटिंग आपने में डायरेक्ट डाल डायरेक्ट दीजिए आप अपना नंबर। डायरेक्ट ज्वाइन किया था क्या? हाँ फेसबुक से लिंक मिला था सर मेरे को। ओके कोई बात नहीं, मैं इस पीपीटी में है, आप मुझे नंबर नोट कर सकते हैं 9411 एक मिनट सर, 9411 311 311 050। 050। थैंक यू सर। और किसी के मन में कोई क्वेरी हो? मेरी कोई जी क्वेरी तो नहीं है, लेकिन आपका सेशन बहुत यूजफुल था और वैल्यूएबल था, और मैंने सारी बुक्स आपकी पढ़ी हैं। जैसे आज आपने बताया, बिल्कुल एक वेबिनार कराते हैं लोग तो अपनी लैंग्वेज में, मतलब बच्चों के हिसाब से तो वो करते ही नहीं है आपकी जी लैंग्वेज का, और काफी अच्छा था आपका सेशन। तो हम ये चाहते हैं कि आप एक एक टॉपिक को अपना चैनल बना के और उस पर पढ़ाएं हम लोगों को। कोशिश करेंगे। हाँ, बाकी तो अच्छा था। बाकी मैंने आपकी सारी बुक पढ़ी, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, और मैंने आपकी बुक्स, और वही है कि आपने आज एग्जांपल बहुत अच्छे अच्छे दिए, लाइक पैराफ्रेजिंग का और रिसर्च के टूल था उसमें। काफी अच्छा सेशन था, तो मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा भी इस तरह से हम लोग को गाइडेंस करिए। आप लोग सजेशन दीजिएगा जिस टॉपिक पे चाहिए, तो हम उस पर जी इस प्रकार के कार्यक्रम कर सकते हैं दोबारा से जी। जी, थैंक यू। वेलकम। और किसी के मन में कोई क्वेरी हो? जी सर। सर आपका जो ये कंप्लीट सक्सेस पैक है सर, इसको प्राप्त करने के लिए सर और किस एड्रेस से मंगवाना पड़ेगा सर? देखिए कैसे मिलेगा? दो तरह से ले सकते हैं। आ रहा है। अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं और डायरेक्ट हम उससे भी ले सकते हैं। मुझसे मतलब इन द सेंस, आप मुझे मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैसेज करिएगा, उसको आप आज की डेट में मैंने 10 से 15% डिस्काउंट दिया है, इसलिए 2000 का है, नहीं तो ये 2022 मतलब 50 का है, 2220 रुपए का है ये, और प्लस कोरियर चार्ज रहता है इस पर। लेकिन आज ये डिस्काउंटेड है कि आप लोगों को थोड़ी सी सहूलियत दी जाए और आसानी से खरीद सके, क्योंकि हमने इसको इसलिए बता दिया है कि जो एक बार में नहीं खरीद सकता है वो अलग अलग पार्ट में भी खरीद सके। 2 बार में खरीदे, 3 बार में खरीदे, उस पर एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक जी यू। हेलो सर। जी सर जैसे आपने बताया कि 70% ऐसा क्वेश्चन रहते हैं जो हमने अभी तक देखे नहीं हैं, तो जी उसके लिए सर जो संपूर्ण सफलता पैकेज है ये पर्याप्त है या और कुछ हमें सोर्स इसके लिए लेने पड़ेंगे? देखिए संपूर्ण सफलता पैक में इतना तो हमने दिया है आपको कि आप उसको समझ सकें चीजें क्या है। उसके बाद जो ऐड होती रहती है ना नई नई चीजें, जैसे मेटावर्स आ गया। अभी जो मैं देखो एक और चीज बता देता आपको, पहले हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ा, ठीक है? जी सर। TQM का नाम सुना आपने सबने? जी जी सर। लेकिन अब TQM की जगह लाइब्रेरी में अब क्या आ गया है, ISO सर्टिफिकेशन। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं चलता, अब क्या चल रहा है, ISO। जी सर। ISO। तो ये सब चीजें बदलती रहती है, उसको अपग्रेड कैसे करना है हाँ सर। ये अपग्रेड कैसे करना है, नोट्स में ऐड करना है। बाकी तो कंप्लीट सफलता पैक में बहुत कुछ दिया है मैंने। ओके सर, बस ये क्वेश्चन था। जी थैंक यू सर। और किसी की कोई क्वेरी? सर एक्चुअली मुझे ये जानना था। हेलो सर।
नेट का एग्जाम कब होगा? जून के सेकंड वीक में उन्होंने ट्वीट किया था। अभी उसका फॉर्म अगर 1-2 दिन में आ जाता है तो हो जाएगा, नहीं तो वो पोस्टपोन करेंगे। थैंक यू सर। अच्छा सर, पिछले कुछ टाइम से देखने में आया कि सर जो केवी की वैकेंसी थी सर एज ए लाइब्रेरियन की, सर वो बल्क में आती थी, बट अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेना शुरू कर दिया इन्होंने सर। तो आगे से क्या लगता है आपको कि सर बल्क में आएगी या ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगा? देखिए, इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे संगठनों का होता है, आईएलए का होता है, लेकिन आईएलए वाले इस पे काम नहीं कर रहे हैं। इस पे हम ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे क्राइटेरिया से बाहर है ये। आप लोग संगठन को लिखिए, क्योंकि इस बार अभी नया सारा कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है आईएलए को। आप लोग पत्राचार करिए, ठीक है ना, उनसे कम्युनिकेट करिए, और वैकेंसी को जो कॉन्टैक्ट पे रख रहे हैं उनको कन्वर्ट कराइए वैकेंसी में, परमानेंट में। आप लोग पत्र लिखिए सर क्योंकि मेल करिए, मेल करने से नहीं होगा, क्योंकि रिटर्न में आप भेजेंगे तो हो सकता है उसका कुछ हो। मेरा तो सुझाव यही है कि हमारी एजेंसियां जो हैं, जितनी सारी लाइब्रेरी की साइंस में जितने सारे हमारे संगठन हैं, वो उस पर काम करें और एक जॉब क्रिएट कराएं। मेरा भी अपना यही मानना है। थैंक यू जी, सर। नेक्स्ट। हेलो, Thank you, नमस्कार sir, for सर। motivating us. हेलो सर। यस, बताइए। सर एक क्वेश्चन है सर जी। पेपर 2 में सर कौन से यूनिट को कवर किया जाता है सर? आप कौन ये से यूनिट को ज्यादा कवर किया जाता है सर? आपका क्वेश्चन आई थिंक ये है कि कौन से एरिया को ज़्यादा कवर किया जाए, है ना? यस सर, यस सर। तो मैंने आपको बताया आईटी और रिसर्च ऐसे 2 टॉपिक हैं जो बिल्कुल आपस में मिले घुले, पता ही नहीं चलता कि ये रिसर्च का टॉपिक है या आईटी का टॉपिक है। बाकी जो आपने पढ़ा है बिलीव एमले में, वो केवल 30% ही आपको मिल पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जब करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हाथ में आती, बाकी तो नहीं पता चलती है। हेलो सर। जी, और किसी के कोई क्वेरी है? यस सर। नमस्ते सर, मैं पूनम बोल। हेलो जी। सर, विदाउट प्रैक्टिकल कुछ समझ में नहीं आता, तो सर कैसे तैयारी करें? जो है समझ में नहीं आता मीन्स? सर एक्चुअली क्या है कि जैसे कभी मेरी में ऐसे कुछ प्रैक्टिकली कुछ किया नहीं है, ओनली नॉलेज हुई है, तो जी। सर थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तैयारी करने में। ऐसा है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज तो देखो, किसी लाइब्रेरी को जा कर के आप परमिशन ले लें, बड़े बड़े संस्थान हैं, एप्लीकेशन लिख के ले जाएं, अगर वो परमिट कर देते हैं तो आप वहाँ कुछ दिनों जा सकते हैं रेगुलरली। होता है ऐसा, कई बार दे देते हैं परमिशन। सर गवर्नमेंट में हो जाता है ऐसे, जैसे कुछ कॉलेज होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं? हाँ, दे देते हैं, अगर आप वहाँ से मिलेंगे, बातचीत करेंगे तो हो सकता है, ये पॉसिबल है। और बहुत कुछ हमारे व्यवहार पे भी डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार उनसे बात करेंगे जो वो हमारी समस्या समझ सकें। जी सर। जी, और किसी के कोई मन में? हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार। जी सर, मैं आपको पूछना चाहता था कि यूजीसी का रूल है सर ना कि भाई जितने एग्जाम में एपीयर होते हैं उसके 6% पास करते हैं। 50%? नहीं 6% जितने हाँ, एपीयर होते हैं 6%। एग्जाम हाँ, में ना सर, हाँ, तो उसको इस बार 6% ही तो सर क्वालिफाई करना होता है। तो इस बार तो 6% पूरे किए ही नहीं सर। वो उसका हो सकता है सप्लीमेंट रिजल्ट निकालें, ऐसा भी होता है कई बार, बाद में क्वालिफाई करते हैं वो। बाद में कब करें सर? मेरे एक क्वेश्चन से पीछे रह गया था सर मैं आपको, हाँ हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही है। दो सेशन मर्ज थे इसमें सर, 12% करने थे, बाकी वाले सर मेरे पास प्रूफ पड़े हैं। लगभग सब सब्जेक्ट के 11 पॉइंट कुछ टाइम से आ रहा है कि भाई 11 गुना पास किए इसमें। देखिए मैं यहाँ एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे छोटे भाई ने 2014 में एग्जाम दिया था नेट का, ठीक है ना? अच्छा। और उसका 1 नंबर से रह गया था। कोई क्वेश्चन था, उसे पता था कि ये मेरा सही है, लेकिन यूजीसी ने उससे गलत किया था। और वो उसको 1.5 साल बाद एक मैगजीन मिली, प्रतियोगिता दर्पण, उसमें वो पेपर सॉल्व था, ठीक है ना? पेपर जब सॉल्व देखा कि इसमें ये पेपर था, ये क्वेश्चन सही किया यूजीसी ने, तो उसने अपना रिजल्ट देखा, तो उसको 1.5 साल बाद पता चला कि मैं क्वालिफाई हूँ। वैसे सर बाकी वाले सब्जेक्ट है ना, बहुत सारे मैंने 7-8 निकाल के देखे, जितने उनके एपीयर हो रखे हैं ना, उनके
11 टाइम्स उनको मतलब पास किया गया 11 गुना। बाकी अपन वाला सब्जेक्ट है ना लाइब्रेरी साइंस वाला, इसी में 4 पॉइंट कुछ गुना ही पास किया हुआ, 6% भी पूरा नहीं रखा। अब की बार पेपर भी थोड़ा आपने देखा तो होगा ही सर, थोड़ा टफ ही था। मैं देखो दोस्त मेरे, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि हमारा इस प्रोफेशन से रिलेटेड जितने सारे संगठन हैं वो कोई काम नहीं करते हैं। अगर वो करें ना नहीं तो ये करते सर, समस्या वो ही नहीं हो। सिर्फ आप हाँ उनको सर। पत्र लिखिए, न्यूज़ को लिखिए, ठीक है ना। आप सबसे बढ़िया माध्यम है हमारे प्रधानमंत्री जी, उसको अगर आप उनको लिखेंगे तो मैं लगता हूँ उस पर बहुत ज़्यादा एक्शन हो रहा है। मैंने कई लोगों के रिटर्न लेटर देखे हैं उस पर। हाँ, बाकी जिस हिसाब से अब की बार एग्जाम दिया था ना, उसके हिसाब से लग रहा था कि भाई हो जाएगा, पेपर भी मस्त गया था, हार्ड था, लग रहा था मेरिट अब की बार 47 नहीं जाएगी 42 ही जाएगी, ऐसा पेपर हो रखा था। जी कोई बात नहीं, आप उसको रिजल्ट थोड़ा सा डिले बाद चेक करिएगा, ठीक है ना। दोबारा से चेक करते रहिएगा, अभी कुछ उसे एकदम मत छोड़िएगा। अच्छा जी नहीं, मैं तो वापस प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर, मेरे पास आपका सफलता पिक भी वो है। देखो, वो आप मैंने कहा ना, वो आपके अंदर जोश जज्बा है, वो करिएगा, आप वो कोई दिक्कत निकालना तो यही है सर, और तो और हमारे इधर राजस्थान में वो आने वाली है कॉलेज लाइब्रेरियन, उसके लिए जरूरी है। जी 247 पोस्ट की वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी है यहाँ पे तो। जी सर जी नमस्ते जी। बाकी सेशन बहुत अच्छा था सर, ठीक है थैंक्स। हेलो सर। जी बोलिए। राजस्थान की वैकेंसी निकलती है, इधर से यूपी वाले नहीं पढ़ सकते? सॉरी सर जो राजस्थान लाइब्रेरियन की, ये हम यूपी वाले भर सकते हैं जो यूपी से हैं? देखो मैं बता दूं, इसका एक बेसिक फंडा है। अगर अदर स्टेट के हैं तो आप केवल वही वैकेंसी भर सकते हैं जो क्लास 1 में होती है, बाकी बी सी और डी ग्रेड की वैकेंसी आप नहीं भर पाएंगे। ओके जी नमस्ते सर। नमस्ते। आप लोग अगर नाम बताते रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर मेरा नाम सुखविंदर है सर। जी और सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, देखो जो आपकी मीटिंग में अभी 10 बजे जो बंदे आपके मीटिंग में बैठे हैं, लगभग 60 बंदे, तो ये बड़े ही मतलब डेडिकेट तो है ही सर, और बड़े मेहनती, ऐसी बात नहीं है। तो मैं चाहता हूँ सर एक ग्रुप बना के और ग्रुप में ऐड कर दीजिए सर, ताकि हम अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ा सकें सर। आप बिल्कुल केवल सर। अपना अपना केवल नाम में मेरा नंबर में केवल ग्रुप लिखा के भेजिए, उनको सबको एक ग्रुप में डाल देता हूँ। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर। जी बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए, नमस्ते किसी मन सर, में कोई। मेरा नाम जी मेरा नाम जूही कुमारी है। सर जी मुझे पूछना था, जैसे आपने लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में बताया, तो जी सर हम लोग कहाँ से इसको सर्च करके पढ़ सकते हैं, मतलब कि ये क्या चेंजेस हो रहा है या नहीं, किस किस फील्ड में? देखिए ना, ऐसा ना कुछ रिसर्च वर्क होता है, जैसे कोई कॉन्फ्रेंस होती है ना, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग होती है, जैसे आप नहीं जा सकते कॉन्फ्रेंस में, आपको पता चल गया कि सर आपका कोई पड़ोसी या जानने वाला कॉन्फ्रेंस में गया है, तो उनको बोलिएगा सर आपको जो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग मिली है कुछ दिनों के लिए मुझे दे दीजिएगा पढ़ने के लिए। उसमें पढ़िएगा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे पेपर आते हैं। उससे एक आइडिया भी लगेगा कि रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं और उसमें क्या क्या प्रेजेंट करना होता है। ओके तो ये सर। कर सकते हैं, और कई बार उनकी साइट पे भी मिल जाती है। तो जैसे कौन कौन से साइट विजिट करना चाहिए, जैसे नेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, जैसे देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन? मैंने बताया आपको, सबसे पहले OCLC की साइट देखिए, उस पर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना। ओके OCLC के सर। बाद आप इनफिल्म नेट पे जाइए, आप डेल नेट की साइट पे जाइए, इनकी कॉन्फ्रेंस कब कब हो रही है वो देखिएगा, है ना। ओके आपको सर। बाकी PIP है जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, उसकी साइट पे जाइएगा, उससे पता चलता है आपको कि क्या अपडेट आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, ठीक है ना। और बाकी जो ILA का न्यूज़ लेटर है, आईस्लिक का न्यूज़ लेटर है, उसको पढ़िएगा, ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है वो। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम हेलो वेलकम। सर। यस हेलो सर। नमस्ते सर। हेलो सर। नमस्ते मनमोहन मीणा निवेदन कर रहा हूँ सर। जी मनमोहन जी बताइए। सर मेरा क्या है, लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड में तो सिलेक्शन हो चुका, और मेरा क्या है सर, आपकी वो जो रेड कलर वाली बुक है ना, जी वो पढ़ने से क्या है, नेट भी हो गया, पर मैं उस टाइम MLS में अपेयरिंग था सर। जी पहले तो तो मेरा मीना क्या है जी, पहले 2020 तो और मीना जी आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद सर। जी तो सर वो क्या है, मैंने मतलब MLS में अपेयरिंग था ना, उस टाइम नेट दिया था,
जी तो 2 साल के अंदर अंदर मतलब मेरा MLS का रिजल्ट आ गया अभी 4 फरवरी को वर्धमान जी से, जी तो वो वैलिड माना जाएगा या फिर वैलिड है आपका। मैं दोबारा आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। आप बिलीव करते करते आप नेट का क्वालिफाई कर सकते हैं, पता है आपको। आप बिलीव में जी एडमिशन उस टाइम लीजिए, सर मैं MLS में अपेयरिंग था सर। कोई बात नहीं, आप बिलीव में एडमिशन लीजिए और नेट क्वालिफाई कर लीजिए उसी साल। तब भी 2 साल के अंदर जी आपको मास्टर डिग्री वहाँ सबमिशन करना होता है, आपका सर्टिफिकेट रिलीज हो जाता है। जी सर, आपका वो क्या सर्टिफिकेट नेट के वैलिड है। सर्टिफिकेट में मेरा क्या रिजल्ट 30 नवंबर 2020 को जारी हुआ था जी और उसमें लिखा हुआ है 29 नवंबर 2022 तक मेंशन है उसमें। आप तो एक काम करिएगा ना, सुनिए, जी आप उसमें एक जी काम कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि मुझे गजट की कॉपी दे दे जो हमें यूजीसी को सबमिट करनी है। तो जिस डेट में रिजल्ट आया था ना, उस डेट पे ये आपको जी गजट का उस पर डेट पड़ी होती है, इस पे ना वो सबमिट कर दीजिएगा। जी जी जी। वैसे हेलो सर सर। मैंने नमस्ते यूजीसी सर। में मेल तो कर दिया सर। हाँ कोई बात नहीं, नमस्ते सर। अगर जी ओके सर। नमस्ते सर, महेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ सर। महेंद्र जी बताइए। सर कैसे हो? बढ़िया, शानदार। सर आप बढ़िया, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट को और बहुत अच्छी बात है सर, आपसे काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूं। और आप लाइब्रेरी साइंस के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर, आपकी बुक्स वगैरह बहुत बढ़िया है, बच्चों के लिए हेल्पफुल है। और सर एक सवाल था कि दो सब्जेक्ट में एक साथ दे सकते हैं क्या सर नेट? नेट जी जी कितने में भी दे सकते हैं आप। जी जी, ऐसा कोई है, जरूरी नहीं है कि दोनों में नहीं दे सकते सर, एक में ही दे नहीं सकते नहीं, हैं? आप एक लोग 5 सब्जेक्ट में क्वालिफाई है, 5 सब्जेक्ट से पीजी है, जी 5 जी सब्जेक्ट से नोट कर जी नेट जी क्वालिफाई है। जी जी सर। अगर आप टीचर हैं हेलो सर। जी तो एजुकेशन में भी दे सकते हैं आप, अगर पीटीआई है तो फिजिकल एजुकेशन से भी दे सकते हैं। जी 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 हेलो सर। जी हाँ सर, मेरा नाम गिरजानंद हुआ। जी सर एक्चुअली मुझे ये जानना है, मैंने इस बार पेपर दिया था यूजीसी नेट का, तो मेरे कुछ नंबर से रह गए थे। जी तो सर मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आती, स्ट्रेटजी जो मेरी है, तो सर जी टाइम टेबल्स जो होते हैं वो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि जी पेपर 1 मेरा थोड़ा सा वीक है और पेपर 2 लाइब्रेरी साइंस है वो इस साल अच्छा रहा, बट पेपर 1 मेरा मतलब समझ में नहीं आ रहा कि उसको किस तरह से मतलब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसको हैंडल किया जाए। ऐसा ना, कुछ चीज़ें देखो मैं बता दूं आपको, कोई लाइब्रेरी पास में अगर आपके है, पब्लिक लाइब्रेरी है या कोई बड़ी यस सर। लाइब्रेरी है, ठीक है ना, आप उसमें जाइए, वहाँ देखिएगा कोई मैगजीन आती है जैसे प्रतियोगिता दर्पण आती है ना, उसमें बहुत सारे करंट सब्जेक्ट पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं उसमें। तो वहाँ से आप उसको थोड़ा सा स्टडी करिएगा और कुछ नोट्स बनाइएगा। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लिखेंगे नहीं तो पढ़ेंगे नहीं, और जब लिखेंगे तो एक शब्द लिखेंगे तो 4 चीज पढ़ेंगे तब एक लिख पाएंगे आप। ध्यान, आपको पता है, बड़ी एक एक व्यक्ति ने पूछा मुझसे, सर कौन सा कागज रखें कौन सा फेंक दें। तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, जिस कागज को आप उठा के पढ़ने लगे ना, तो समझ लो वो इंपॉर्टेंस का है आपका कागज, आप कागज उसको रख लीजिएगा। और जो जिसने नहीं देखा उठा के फेंक दिया वो आपके इंपॉर्टेंस का है ही नहीं। सर एक चीज़ और, मेरा क्वेश्चन ये था, जी सर पेपर 1 पेपर 2 दोनों मुझे साथ में लेकर चलना पड़ता है, जी तो टाइमिंग किस पे ज़्यादा प्रीफर किया जाए? देखिए, ऐसा ना, सबसे ज़्यादा टाइमिंग देना चाहिए अपने सब्जेक्ट को। ओके सर। सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा आएगा, आगे चल के भी आएगा, किसी कंपटीशन में भी बैठेंगे तो उसका ही इम्पोर्टेंस आपके लिए ज़्यादा है। ओके अगर फर्स्ट पेपर क्वालिफाई भी कर जाते हैं तो भी अच्छा है। सर, मुझे एक चीज़ ये जानना था, जी सर ये आपकी जो बुक्स वगैरह है जो आपने बताया था मुझे कि शॉर्ट नोट्स जो आप बोले थे सर, मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगा, ठीक है? जी तो सर मुझे ये बुक्स अगर परचेज करना होगा तो सर डायरेक्ट आपसे व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर आप फ्लिपकार्ट अमेजन के थ्रू? नहीं, अमेजन के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं चाहता कि उसका बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो। स्टूडेंट लाइफ में पैसे की क्या अहमियत होती है ये मुझे पता है। तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर मुझे मैसेज करिएगा या कभी कॉल करिएगा। 5 बजे के बाद मैं यस सर। सबकी बात मैं कॉल पिकअप कर लेता हूँ। आप 5 बजे के बाद कर सकते हैं, 1 से 2 के बीच में कर सकते हैं, इसमें हमारा लंच रहता है। सैटरडे संडे कर सकते हैं, हमारा हॉलीडे होता है, ठीक है ना। यस सर। यस सर। तो आपसे बात हो जाएगी।
थैंक यू सर। जी और किसी के मन में कोई प्रश्न हो? यस सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मैं ऋतु यादव फ्रॉम सागर एमपी से बोल रही हूँ। जी सर जैसे मुझे नेट की तैयारी करनी है, अभी मैं एमलिप कर रही हूँ, जी तो सर क्या मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने तो कहा आप बिलीव में एडिशन लीजिएगा, उस दिन से नेट की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। यस क्योंकि सर। यूजीसी का रूल्स है कि आपको 2 साल के अंदर पीजी सर्टिफिकेट जमा करना होता है। जी जी। जी और सागर में तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है हमारी बुक्स का। इस बार हाँ 9 सर। 9 लोगों ने क्वालिफाई किया है शायद, यस सर। है ना। सागर में तो इतना अच्छा रिकॉर्ड है कि 3-3 लोग जेआरएफ हैं, शायद 9 लोगों, अभी 18-19 लोगों का क्वालिफाई बैच है हमें लगता है बिलीव एमलिप में मिलाकर ना। हाँ सर। जी तो आप 19 में आपका एक नाम और जुड़ जाएगा, 20 हो जाएंगे। अच्छी बात है ये तो हमारे लिए। क्यों यस ऋतु? सर। जी बिल्कुल सर। बस मेहनत सर करिएगा। जी सर नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं सुखविंदर सर, जैसे सर एक क्वेश्चन जानना चाहता हूँ आपसे। जी सर मैं आर्मी में सर्विस करता हूँ, तो अगर मैं जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकता हूँ क्या सर? जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं करना होता है, वो सर एक्चुअली एक वो एज पे डिपेंड करता है, फैक्टर पे। अगर आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल है, जैसे आपका शायद 28 ईयर्स में अगर आप दे रहे हैं तो आप जेआरएफ पे नेट के लिए एलिजिबल है। आपका जेआरएफ का मतलब होता है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो होती है वो होती है हाईएस्ट परसेंटेज पे। अगर आपने जैसे नेट की मेरिट गई है अगर 53 पॉइंट, तो सर जेआरएफ भी जाएगी 54 या 55। जिसके हाईएस्ट नंबर रहते हैं वो जेआरएफ में जाता है। तो एज का क्या सिस्टम सर, एज रिलैक्सेशन मिलेगा क्या अगर मैं हाँ अप्लाई एक रिलैक्सेशन है उसमें, शायद ओबीसी को 3 साल का है और एससी को 5 साल का है। नहीं, वैसे तो जर्नल में आते हैं सर, बट जैसे आर्मी में सर्विस करते हैं तो सर उसके लिए कुछ है क्या शायद आपको? आर्मी वालों को कुछ प्रॉपर तरीके से अगर अप्लाई करते हैं तो शायद मिलता है, कुछ जानकारी मुझे पता चली थी। लेकिन यूजीसी इसको कंसिडर करती है कि नहीं करती, ये नहीं पता। आप उनको मेल करके पूछ सकते हैं ये। यूजीसी को सर? जी ठीक, उनको थैंक यू सर। उनको उनके ट्विटर को हैंडल को भी आप टैग करके कर सकते हैं, उनसे क्वेरी कर सकते हैं। सर 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 थैंक यू सर, नमस्ते वैसे सर। वैसे मैं आपको सैल्यूट करता हूँ क्योंकि आप इतना करते हुए भी, देश के लिए करते हुए भी, और फिर भी आप मेहनत करना चाहते हैं। आपके जज्बे को, उत्साह को सलाम करता हूँ मैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, नमस्ते जी सर। नमस्ते। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं? चौहान साहब? यस सर। कुछ बोल दीजिएगा आप भी। मैं दोस्तों मैं अपने डॉक्टर रामकृष्ण चौहान सर का ये परिचय करा दूं। ये हमारे साथ को ऑथर हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं। आपने भी पीएचडी 2009 में की थी। इसका इच्छा हुई तो आपने सेट निकाला, फिर नेट निकाला। बड़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी सर थैंक यू। काफ़ी कुछ करते हैं प्रोफेशन के लिए। और हमारा भी दोनों लोगों का प्रयास ये है कि उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा हो, वो हम मॉडल बने और उससे लोग, बाकी लोग सीखें और आगे बढ़ें। ये डॉक्टर साहब सब कुछ कहना चाहेंगे? हमारे सर संतोष सर जी का ही सानिध्य का है हमारे साथ। इनका सानिध्य है तभी हम भी आज इनके साथ लेखन कार्य कर सके हैं जो है। इनको बहुत बहुत बधाई, और आपको सबको बहुत बहुत बधाई कि आप ऐसे व्यक्तित्व से जुड़े हैं जो इस प्रकार के संस्थान में है कि जो भी टेक्नोलॉजी अप्लाई होती है लाइब्रेरी में सबसे पहले इनके यहाँ एक्टिवेट हो जाती है वो जो। और वो ये आपको उन टेक्नोलॉजीज के बारे में बहुत ही प्रैक्टिकली आपको जानकारी दे रहे हैं। ये आपका सौभाग्य है जिसके लिए आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी और किसी का कोई क्वेरी नहीं, सेशन ओवर करते हैं हम फिर। यस सर, मैं माय नेम इज प्रियंका कटारे, आई एम फ्रॉम सागर। जी सर मेरा क्वेश्चन था कि जो वुमेन की कैटेगरी होती है उसकी जी जेआरएफ एज क्या है सर? इसमें कुछ है क्या कि 35 हो वुमेन की ऑल कैटेगरी में? नहीं, शायद मुझे लगता है वो उसी पे डिपेंड करता है जो आपकी सोशल कैटेगरी है। अच्छा जी सर। सर मैंने यूट्यूब पे देखा था, सर्च किया था, तो कोई बोल रहा था कि 35 ऑल कैटेगरी वुमेन, तो मैंने इसलिए आपसे पूछा। नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी आप यूजी को मेल करके पूछ सकते हैं। यस सर, थैंक यू सर। जी ओके। बाकी आप लोगों को कैसा लगा सेशन? मैं फीडबैक फॉर्म भेजूंगा आपको, आप लोग भरिएगा उसको।
ठीक है, बाकी सेशन को एंड करते हैं। किसी का और की कोई क्वेरी, कुछ जानना चाहते हो? चलिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट। ओके सर, Bye. थैंक Good night. यू Good night. सर। Take care. गुड नाइट थैंक यू सर। सर, थैंक यू सर, थैंक यू गुड नाइट सर। सर।